ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात थी। टिक 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 करती हुई घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। एक बंद कमरे में करीब 30 लोग एक साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उसी कमरे में 3 लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो 30 लोग एक दूसरे की सूरत को घूरे जा रहे थे। कोई भी उनमें से कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बैठे बैठे कहता है, अब क्या करना है मालिक? करना क्या है? मार देना है उस औरत को। कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी, वहां बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मार देना है की आवाजें कमरे के अंदर गूंजने लग गईं। मालिक हमारे भगवान हैं। मालिक जो बोलेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा। उस औरत को मारना ही पड़ेगा। बिरजू ने कहा। हाँ सही कहता है ये बिरजू। उन्हीं के बीच में से एक आदमी ने कहा, अब यहीं बैठे रहोगे या चलोगे भी? आज रात ही उसका काम तमाम करना है। कुर्सी पर बैठे हुए पहले आदमी ने गुस्से में बोला, याद रहे कल का सूरज वो देख नहीं पाए। आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा। तभी सब लोग एक साथ उस बंद कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। जब वो लोग कमरे से बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा आसमान को काले साए ने जकड़ रखा था। इतना घनघोर अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस अभी 2 मिनट में मशाल जलाकर लाता हूँ, बिरजू ने कहा। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी जा और लेकर आ। बिरजू अपने साथ 10-11 आदमियों को रख लेता है और मशाल जलाने चला जाता है। जब वो अपने साथियों के साथ मशाल जला रहा था तो उनमें से एक आदमी ने कहा, बिरजू तुझे क्या लगता है उस औरत को मारना ठीक है? देख मोहन, हमें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। मालिक ने बोला है उस कलमुही को मारना है तो बस मारना है, बिरजू ने कहा। पर उस औरत का गुनाह क्या है? ये तो मालिक ही जानते हैं कि उस औरत का गुनाह क्या है। कुछ बड़ा कांड किया होगा उसने, तभी तो मालिक ने रात ही रात में उसे मारने का फैसला लिया है। हाँ बिरजू, मुझे भी यही लगता है। मैंने आज से पहले तीनों मालिकों को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। जरूर कुछ तो गुल खिलाया है उसने। उसी की सजा आज उस कलमुही को मिलेगी, क्योंकि मालिक हमारे गांव के भगवान हैं और भगवान जब चाहे जिसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार मार सकते हैं, बिरजू ने कहा। पर हमें पूछना तो चाहिए ना कि उसे क्यों मार रहे हैं? पगला रहा है क्या मोहन? मालिक से सवाल जवाब करना मतलब भगवान से सवाल जवाब करना, और भगवानों से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता, वरना पाप लगता है, बिरजू ने कहा। बिरजू और उसके साथी मशाल जलाकर जहाँ पर सब लोग इकट्ठा खड़े थे वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी देर लगा दी तूने बिरजू, अब जल्दी चल। मेघ गांव में आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस औरत को। सारे गांव को मुक्ति दिलाना चाहती थी ना, आज हम उसे मुक्ति दिलाएंगे। इतना सुनते ही सब लोग मेघ गांव की तरफ जाने लगते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है मेघ। मेघ गांव की सीमा जब प्रारंभ होती है तो उससे पहले दास गांव पड़ता है, और जब सीमा खत्म होती है तो उसके बाद बलमा टोला पड़ता है। सभी शहर जाने की ट्रेन गोंदिया स्टेशन पर आती है। गोंदिया स्टेशन जाने का रास्ता दास गांव से होकर जाता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो है पहाड़ी वाला रास्ता, पर वो रास्ता 40 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इस रास्ते का उपयोग गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तीनों गांव के सरपंच आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के तीनों सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर मेघ गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस सुनसान गांव में बस उन 30 लोगों के चलने की कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कोई पसीने से भीगा हुआ था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। किसी को नहीं पता है कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात क्या होने वाला है। कुछ आदमियों के हाथों में मशाल है तो कुछ आदमियों के हाथों में लाठियां। मशाल से सिर्फ इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही हैं। चलते चलते उन आदमियों का झुंड मेघ गांव के स्कूल तक पहुंच जाता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि उस औरत को छोड़ेंगे नहीं, आज या तो वो रहेगी या तो हम। हाँ सही कह रहे हो तुम, उन्हीं आदमियों के बीच में से एक आदमी ने कहा। जब वो लोग मेघ गांव के स्कूल के अंदर गए तो उन्होंने देखा एक औरत जो सुहागन की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है
उसके हाथों में लाल चूड़ियां, गले और कानों में सोने के गहने हैं। उस औरत के लंबे लंबे काले बाल हैं जो उसकी कमर तक आते हैं। उसके शरीर का रंग गोरा है। वो औरत बरगद के पेड़ को कसकर पकड़कर सो रही है। 18 साल बाद। हेलो। हाँ रुद्र बोल। एक लड़के ने ट्रेन से नीचे उतरते हुए कहा। पीयूष कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? रुद्र हम लोग गोंदिया स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, चावल नगरी में आपका स्वागत है। हाँ भाई वो तो होगी, आखिर हमारा गोंदिया चावल नगरी के लिए ही तो प्रसिद्ध है। हाँ देखते हैं कैसे चावल मिलते हैं तुम्हारे यहाँ। चल अब ये छोड़, ये बता अर्जुन, समीर और अनन्या सब तेरे साथ ही है ना? हाँ भाई हम सब साथ में ही हैं। तो सुन, तुम लोगों के लिए मैंने जिप्सी भेज दी है। राम काका आते ही होंगे तुम्हें लेने के लिए। उन्हीं के साथ यहाँ बलमा टोला तक आना है। अकेले गलती से ही मत आना। उनकी फोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दी है। उन्होंने गले में लाल रंग का गमछा और धोती पहनी होगी। हाँ दूल्हे राजा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यदि हम लोग अकेले आएंगे तो कोई चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। पीयूष की बात सुनकर रुद्र चुप हो जाता है। और एक बात बता, जब तुझे हमारी इतनी फिक्र हो रही है तो तू हमें खुद लेने क्यों नहीं आया? पीयूष ने कहा। यार पीयूष, मैं यहाँ इतना बिजी हूँ कि क्या बताऊँ। तुझे तो पता ही है मेरी शादी की तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं, दादाजी को लकवा हुआ है और मम्मी सारे काम अकेले संभाल नहीं सकती। हाँ भाई ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, मुझे राम काका दिख गए हैं। हाँ ठीक है, फिर मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर रुद्र ने फोन काट दिया। रुद्र बलमा टोला गांव के सरपंच तेज बहादुर का बेटा है। तेज बहादुर अब इस दुनिया में नहीं थे। रुद्र की उम्र करीब 27 साल है, जिसका कद करीब 6 फुट और रंग गोरा है। रुद्र के बाल छोटे छोटे हैं। रुद्र ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भोपाल के UIT कॉलेज से पूरी करी है। रुद्र ने अपनी शादी में अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया है। इस वक्त रुद्र अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है और मंडप लग रहा है। उसके घर में उसकी माँ लता बहुत खुश है। आखिर कौन माँ खुश नहीं होती होगी अपने बेटे की शादी के दिन। माँओं का तो सपना होता है अपने बेटे को दूल्हे के सेहरे में देखने का। रुद्र के दोस्त लोग गोंदिया स्टेशन पर खड़े हुए हैं। गोंदिया स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे वो रहे राम काका, पीयूष ने कहा। कहाँ पर पीयूष? वहाँ खड़ी लड़की ने कहा। तुम यहीं पर रुको महारानी, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपने दोस्तों को, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के हैं, उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की देखती है कि पीयूष एक बूढ़े आदमी को, जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, अपने साथ लेकर आता है। उस बूढ़े आदमी ने लाल रंग का गमछा और सफेद रंग की धोती पहनी हुई है। उस बूढ़े आदमी के सफेद रंग के बाल हैं और चेहरे पर कई झुर्रियां हैं। उसको देखने से ही लग रहा था कि वो रुद्र के घर का बहुत पुराना नौकर होगा। पीयूष उस बूढ़े आदमी को अपने दोस्तों के पास लेकर पहुंचता है और कहता है, ये है राम काका। नमस्ते राम काका, सभी ने एक साथ कहा। राम काका उनकी बातों का कुछ जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, आप लोगों का सामान कहाँ रखा है? राम काका की आवाज बहुत भारी थी। अरे नहीं काका, आप रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। पीयूष के बगल में खड़े एक लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। तो फिर जल्दी चलो मेरे साथ, रात होने से पहले हमें बलमा टोला पहुंचना है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वो सब लोग अजीब से चेहरे बनाने लगते हैं और उन्हें कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे थे। रात इतनी जल्दी कैसे हो जाती और गोंदिया से बलमा टोला सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। राम काका वहां से जाने लगते हैं। सब लोग अपना अपना बैग अपने हाथ में उठाते हैं और राम काका के पीछे जाने लगते हैं। जब वो लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक हरे रंग की जिप्सी लगी हुई थी। जिप्सी के पास जाकर राम काका खड़े हो जाते हैं। जल्दी से आप सभी लोग इसमें बैठ जाइए, राम काका ने कहा। आप चलाएंगे जिप्सी? वहां खड़ी लड़की ने मुंह फाड़ते हुए कहा। हम सही सलामत तो पहुंच जाएंगे ना? पीयूष ने मजाक करते हुए कहा। वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वहां पर खड़े एक लंबे बाल वाला लड़का हंसने लगता है और कहता है, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं काका। देखो भाई, मैं तो राम काका के साथ आगे बैठूंगा। पीयूष ने जिप्सी की आगे वाली सीट पर बैठते हुए कहा। 2 लड़के और एक लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। राम काका जिप्सी में बैठते हैं और जिप्सी स्टार्ट करने लग जाते हैं। रुद्र के दोस्त लोग जिप्सी में बैठकर राम काका के साथ बलमा टोला जा रहे थे। वो लोग रास्ते में ही थे कि तभी पीयूष ने कहा, आपके गांव में कोई रेस्टोरेंट है क्या? राम काका कोई जवाब नहीं देते। पीयूष फिर पूछता है, क्या आपके गांव में कोई अंग्रेजी शराब की दुकान है? राम काका फिर कोई जवाब नहीं देते। पीयूष की बात सुनकर उसके दोस्त लोग उस पर हंसने लग जाते हैं।
मैंने सुना है कि 18 साल पहले बलमाटोला गांव के पास एक गांव था जिसका नाम था मेघ। वहां पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। क्या ये सच है? पीछे बैठे हुए लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, हाँ ये सच है। राम काका ने धीरे से कहा, फिर तो उसकी आत्मा भटक रही होगी उस गांव में। पीयूष ने हंसते हुए कहा, हाँ भटक रही है। राम काका ने गंभीर स्वर में कहा। काका की बात सुनकर पीयूष शांत हो जाता है। क्या आप हमें मेघ गांव और उस औरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। काका जिप्सी चलाते हुए कहते हैं, आज से 18 साल पहले बलमाटोला, दास गांव और मेघ गांव के सरपंचों और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मेघ गांव की एक औरत को बरगद के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। उस औरत के मरने के अगले ही दिन से मेघ गांव की काया बदलना शुरू हो गई। बिरजू नाम का एक आदमी जो मेघ गांव का रहने वाला था, कहते हैं कि एक रात जब वो अपने खेत में था तो उसने एक औरत को लाल रंग की साड़ी में उसके खेत में भटकते हुए देखा। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और उस औरत की तरफ जाने लग गया। उस औरत का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था। बिरजू तेज तेज अपने कदम बढ़ाने लग गया। खेत में गेहूं की फसल लगी थी जिसकी कटाई होनी बाकी थी। बिरजू खेत के बीचों बीच से गुजर रहा था, जिस कारण उसके और गेहूं की फसल के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने देखा वो औरत अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर बिरजू का सर चकरा जाता है। बिरजू खेतों के बीचों बीच खड़ा था। दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा था और अंधेरे में थी गेहूं की फसलें। बिरजू की सांसें फूलने लग गईं। वो सोचने लगा, वो औरत कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर खड़ी थी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी चीज के जलने की गंध आने लग गई। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो खेत के कोने से आग लगना शुरू हो गई थी। और फिर जब उसने सामने देखा तो उसके आग की फसलों में भी आग लग रही थी। देखते ही देखते उसके चारों तरफ अपने आप आग लग जाती है। बिरजू के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो चारों तरफ से फंस गया था। गांव वालों ने जब अपनी फसल जलने की आग देखी तो वो दौड़ते हुए आए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस आग में उन्होंने सिर्फ बिरजू के जलने की चीखों की आवाज सुनी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, पर नहीं बुझा पाए। उस रात के बाद से बिरजू को किसी ने नहीं देखा। लोगों का कहना है कि फसलों के साथ बिरजू भी जलकर खाक हो गया था। जो गांव सबसे ज्यादा खेती के लिए जाना जाता था, उस गांव की फसलों में रातों रात पूरी आग लग गई थी। एक भी ऐसी फसल नहीं बची थी जिसमें आग ना लगी हो। सारे खेत जलकर राख हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। सबके खेतों में एक साथ आग कैसे लगी? सबका मानना था कि ये काम उस औरत की आत्मा ने किया है। बिरजू की मौत के एक हफ्ते के बाद एक औरत अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा पकड़े हुए कुएं के पास जाती है। वो कुएं के पास रखी बाल्टी को कुएं के अंदर डालती है। घिरनी के गोल गोल घूमने की आवाज सुनाई देती है और फिर टब से बाल्टी गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब बाल्टी पानी से भर जाती है तो वो औरत वो पानी ऊपर खींचती है। बाल्टी ऊपर खींचते वक्त पानी की कुछ बूंदें बाल्टी में से कुएं के अंदर गिर जाती हैं। जब वो औरत वो बाल्टी ऊपर खींच लेती है तो वो देखती है कि उस बाल्टी का पानी काला था। उसको लगा शायद इस कुएं का पानी खराब हो गया है। फिर वो दूसरे कुएं के पास चली गई। जब उसने उस कुएं में से पानी खींचा तो उस कुएं का पानी भी काला निकला। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो मेघ गांव के सरपंच धनपत राय के घर के सामने जो कुआं था उसके पास पहुंची। उसने कुएं के अंदर बाल्टी डाली और खींचने लगी। जब कुछ देर बाद बाल्टी ऊपर आई तो उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस बाल्टी के अंदर पानी नहीं था, बल्कि वो किसी के खून से भरी हुई थी। सब गांव वाले वो बाल्टी देखने लग जाते हैं और उनके बीच हलचल मच जाती है। अरे तो खून है, गांव के एक आदमी ने कहा। अरे पता नहीं कौन गिर गया कुएं के अंदर, गांव के किसी आदमी ने कहा। जल्दी करो, हो सकता है कि जिंदा हो, गांव के आदमी ने कहा। वहां पर खड़ा एक आदमी कुएं के अंदर छलांग लगाता है। धप से उसके कुएं में गिरने की आवाज सुनाई देती है। कोई रस्सी फेंको, कुएं के अंदर से उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कुएं के ऊपर से कुएं के अंदर रस्सी फेंकते हैं। कुएं के अंदर जो आदमी था वो रस्सी पकड़ता है और कुएं के अंदर की लाश को उस रस्सी से बांध देता है और कहता है, अरे कोई ऊपर खींचो इसे। कुएं के ऊपर खड़े 4-5 लोग मिलकर वो रस्सी खींचने लगते हैं। वो लाश पूरी तरह पानी से भीग चुकी थी। जब वो लाश ऊपर आई तो वहां खड़े सभी लोगों को सांप सूंघ जाता है। वो लाश मेघ गांव के सरपंच धनपत राय की थी। धनपत राय की लाश देखकर गांव वालों के अंदर खौफ बढ़ जाता है और इस खौफ ने सबके दिल दहला दिए। जब उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर सीमेंट पर साधु लिखा हुआ था, वो साधु ऐसे लिखा हुआ था जैसे किसी ने खरोंच कर लिखा हो।
धनपत राय कुएं में कैसे गिरे किसी को कुछ पता नहीं चला था। उनका पैर फिसला था या उन्हें धक्का दिया गया था या उस औरत की आत्मा ने उन्हें मारा था, ये राज उनकी मौत के साथ ही राज बनकर रह गया। मेघ गांव वालों का कहना था कि ये काम उस औरत की आत्मा का किया हुआ है, क्योंकि मरते वक्त उस औरत के अंतिम शब्द वो था साधु। साधु साधु साधु, राम काका ने कहा। ये साधु साधु 3 बार कहने का क्या मतलब हुआ? पीयूष ने कहा। साधु पाली भाषा का शब्द है जिसका 3 बार बोलने का अर्थ होता है अच्छा कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, मतलब वो औरत जो जलकर मर गई थी वह पूरे मेघगांव वालों से बदला ले रही है, ये बोलकर कि तुमने मुझे अच्छा कहा, मेरे साथ अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। जिप्सी में बैठी लड़की ने कहा, वो बदला नहीं इंतकाम ले रही है। वो पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि क्यों जलाया गया था उसे, आखिर उसका कसूर क्या था। राम काका ने कहा, हाँ वो तो है, सरपंचों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। पीयूष ने कहा, उसका श्राप लगा है मेघ गांव को। राम काका ने कहा, कैसा श्राप? पीयूष ने जल्दी से पूछा। अंत्येष्टि संस्कार ना करने का श्राप। अंत्येष्टि संस्कार मतलब? पीयूष ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। ये यज्ञ मरने वाले व्यक्ति के शव के लिए किया जाता है। वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में जिस प्रकार पहला गर्भधारण संस्कार होता है, उसी प्रकार अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा सच है जिसे कोई नहीं झुटला सकता है। व्यक्ति की आत्मा जब उसके शरीर को त्याग देती है, उसके तुरंत बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। बौद्धियन पितृमेध सूत्र में अंत्येष्टि संस्कार के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है, जात संस्करणम मृत संस्कारण माहूम, अर्थात जात कर्म आदि संस्कारों से मनुष्य पृथ्वी लोक को जीतता है और अंत्येष्टि संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। जिप्सी में बैठे सभी लोग लंबे बाल वाले लड़के को घूरने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये संस्कृत कब से बोलने लगा? राम काका जिप्सी की रफ्तार तेज करते हुए कहते हैं, बलमा टोला के सरपंच तेज बहादुर और दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह को जब पता चला कि धनपत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि इतना हट्टा कट्टा दिखने वाला 33 साल का इंसान ऐसे अचानक कैसे मर गया। धनपत राय के शव को जलाने का सारा प्रबंध हो गया था। तीनों गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। धनपत राय का बेटा, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, सफेद कुर्ता पहने अपने पिता के शव के पास खड़ा था। उसकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकला था। सब ये देखकर हैरान थे। पिता के गुजर जाने के बाद बेटे की जिंदगी तबाह हो जाती है, पर धनपत राय के बेटे के चेहरे पर एक भी ऐसे भाव नहीं थे। 4 लोग मिलकर धनपत राय के शव को उठाकर उसकी चिता पर रख देते हैं। पुजारी जी अपने हाथ की मशाल धनपत राय के बेटे को देते हैं और कहते हैं, बेटा अपने पिता को आखिरी बार देख लो और जीते वक्त जो बात नहीं कह पाए वो अब बोल दो। धनपत राय को बेटा पुजारी जी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पुजारी जी के हाथ में से मशाल लेता है और अपने पिता की चिता की परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद वो अग्नि को धनपत राय के मुख के पास ले जाता है, जिससे चिता में आग आसानी से लग जाती है। अग्नि की स्थापना के लिए पुजारी जी ओम भूर्भुवस्सुः धरि भूम्ना मंत्र का जाप करते हैं। धनपत राय की चिता धीरे धीरे जलने लग जाती है। धनपत राय का बेटा अपने पिता की जलती हुई चिता के पास खड़ा हुआ था। वो जलती हुई चिता को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जलती हुई चिता में से वो प्रतिशोध की अग्नि को अपने अंदर कैद कर रहा है, जिसे वो जिंदगी भर के लिए जलाकर रखना चाहता है। धनपत राय की चिता आधी ही जली थी कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते मौसम बदल जाता है। जिस आसमान में थोड़ी देर पहले कड़ी धूप थी, अब उस आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनपत राय की चिता के ऊपर उस औरत का काला साया मंडरा रहा हो। 2 बड़े बादल आपस में टकराते हैं और जोर से घनघनाहट की आवाज उत्पन्न करते हैं। आसमान से बारिश की पहली बूंद आती है, जो सीधे जाकर धनपत राय की चिता पर गिरती है और फिर धीरे धीरे तेज बारिश होने लगती है। अचानक से बारिश हो जाने के कारण गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है। कोई दाईं तरफ भागने लगता है तो कोई बाईं तरफ।
थोड़ी ही देर में वो लोग शमशान घाट की एक छत के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। वो छत काफी बड़ी थी और टीन की थी। बारिश होने के बावजूद भी धनपत राय का बेटा अपने पिता की चिता के पास खड़ा था। वो बारिश में भीग चुका था। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने कई बार बोला, बेटा छत के नीचे आ जाओ, पर धनपत राय का बेटा अपने पिता की बुझती हुई चिता के पास ही खड़ा रहा। धनपत राय की चिता बुझ चुकी थी। गर्मी के मौसम में बारिश होना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उस वक्त आकाश में काले बादल ऐसे लग रहे थे जैसे वो औरत मेघ गांव वालों पर हंस रही हो। बादल आपस में टकराकर इतनी तेज गरज रहे थे कि उस वक्त वहां पर उपस्थित सभी लोगों की रूह कांप उठी थी। एक और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर धनपत राय का बेटा छत के नीचे आने को तैयार नहीं था। आसमान में बादल फट गए थे। पूरे दिन और सारी रात बारिश होती रही। अगले दिन जब बारिश रुकी तो सूरज की पहली किरण के साथ धनपत राय की चिता को फिर से जलाने की तैयारी की जाने लगी। धनपत राय के अर्ध जले शव को वापस से नई चिता पर रखा जाता है। जब धनपत राय के बेटे ने अपने पिता की चिता को फिर अग्नि दी तो उसमें आग नहीं लगती है। सब लोग देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि आग लगाने के बावजूद भी लकड़ियों में आग क्यों नहीं लग रही है। सब गांव वालों में हड़कंप मच जाता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अशुभ है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी धनपत राय की चिता को आग नहीं लग पाती। शमशान के पुजारी जी मेघ बलमाटोला और दास गांव के सबसे बड़े पंडित सुशालाचार्य को बुलाने के लिए कहते हैं। गांव के कुछ लोग पंडित सुशालाचार्य को बुलाने जाते हैं और उनको अपने साथ लेकर आते हैं। पंडित सुशालाचार्य की उम्र करीब 50 वर्ष होगी। उनके सफेद लंबे लंबे बाल और लंबी सी सफेद रंग की दाढ़ी थी। वो अपने सफेद लंबे बालों का जूड़ा बनाकर रखते थे। वो हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहना करते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और अन्य ऊपरी वातावरण से आने वाली हानिकारक किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग के कपड़े पहनने से ये दुष्प्रभाव शरीर पर कम पड़ता है। पंडित सुशलाचार्य के गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी। पंडित सुशलाचार्य धनपत राय के अर्ध जले शव के पास जाते हैं और अपनी पोटली में से एक कांच की छोटी सी बोतल निकालते हैं। कांच की बोतल के अंदर गंगा जल रखा हुआ था। पंडित सुशलाचार्य गंगा जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेते हैं और 3 तवा प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल मंत्र पढ़ते हुए धनपत राय के अर्ध जले शव पर डाल देते हैं। गंगा जल की बूंदें जैसे ही धनपत राय के अर्ध जले शरीर पर गिरती हैं, उसमें से छन छन आवाजें निकलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तब निकलती हैं जब कोई गर्म चीज को अचानक ठंडे पानी में डाल दी जाती है। सभी गांव वाले डरावना मंजर देखकर डर जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य को भी आश्चर्य होता है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं। 5 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मेरे गांव को उस औरत का श्राप लगा है। उसकी मौत जल के मरने के कारण हुई थी। इसी वजह से मेरे गांव के अंदर अब किसी भी व्यक्ति की चिता को आग नहीं लगाई जा सकती। अब मरे हुए व्यक्ति को बस दफन ही किया जा सकता है। पंडित सुशलाचार्य की बात सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, हाँ ये कैसे हो सकता है। गांव के दूसरे आदमी ने कहा, लोगों के आवाजों की गूंज पूरे शमशान में गूंजने लगती है। ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। महागुरु पंडित सुशलाचार्य जी, यदि मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। शमशान घाट के पुजारी ने कहा, मुझे पता है, पर अब यही विधि का विधान है। उस औरत के श्राप को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। पंडित सुशलाचार्य के कहने पर गांव वाले बिना किसी सवाल जवाब के धनपत राय के शव को दफनाने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि गांव में कोई भी पंडित सुशलाचार्य के विरुद्ध नहीं जाता था, उन्हें सरपंच से ऊपर की भी उपाधि प्राप्त थी। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और धनपत राय के अर्ध जले शव को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वो लोग शव को जो खेत अचानक जलकर राख हो गए थे वहां पर ले जाने लगते हैं। उन्हीं के पीछे धनपत राय का बेटा महेंद्र सिंह, तेज बहादुर और गांव के बाकी सब लोग जाने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में गांव के लोग बातें करते हैं कि ये कैसा श्राप दे दिया उस कलमुही ने, सारे गांव का धर्म भ्रष्ट कर दिया। धनपत राय के अर्ध जले शव को खेत में ले लिया गया था। 3-4 लोग जाते हैं और फावड़ा और तगाड़ी लेकर आते हैं। वो लोग धनपत राय के शव के लिए गड्ढा खोदने ही वाले थे कि तभी धनपत राय का बेटा कहता है, कोई गड्ढा नहीं खोदेगा, ये मेरे पिता हैं और मैं खुद अपने पिता के शव के लिए गड्ढा खोदूंगा और इसमें मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? महेंद्र सिंह ने कहा, हाँ बेटा,
तुम कैसे इतना बड़ा गड्ढा खोद पाओगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये काम हम लोगों को ही करने दो, तेज बहादुर ने कहा। नहीं काका, ये काम तो मैं स्वयं ही करूंगा। कृपया करके आप सब पीछे हट जाएं और मुझे ना रोकें। धनपत राय के बेटे की बात मानकर सब लोग पीछे हट जाते हैं। धनपत राय का बेटा फावड़ा उठाता है और गड्ढा खोदने लग जाता है। वो करीब 2 घंटे तक अपने पिता के शव के लिए गड्ढा खोदता रहता है। जब गड्ढा खुद जाता है तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पिता के शव को गड्ढे के अंदर डाल देता है। शव को गड्ढे में डालने के बाद धनपत राय का बेटा अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में जमीन की मिट्टी उठाता है और गड्ढे के अंदर डालता है और 3 बार धीमी आवाज में साधु 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 बोलता है। उसके बाद गांव का हर एक सदस्य आता है और शव के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। इस तरह धनपत राय के शव को दफना दिया जाता है। धनपत राय के अर्ध जले शव को दफनाने के बाद जब भी मेघ गांव में किसी की भी मौत होती तो उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि खेत में ही दफना दिया जाता था। 1 महीने के अंदर ही मेघ गांव में अदृश्य तरीके से 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थीं। जिन खेतों में मेघ गांव वाले फसल उगाया करते थे, वही खेत अब वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। धनपत राय के मरने के बाद ही मेघ गांव के सभी कुओं का पानी काला पड़ गया था। मेघ गांव वालों को अब पानी भरने के लिए बलमा टोला या दास गांव जाना पड़ता था। अरे रुको रुको, जिप्सी में बैठे लड़के ने कहा। क्या हुआ भाई? पीयूष ने कहा। दिख नहीं रहा सामने रोड के बीचों बीच कितना बड़ा दरवाजा है? हाँ यार दिख रहा है, बहुत ही अनोखा लग रहा है, पीयूष ने कहा। राम काका यहीं पर जिप्सी रोक दीजिए, लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। नहीं, यहाँ पर रोक नहीं सकते, राम काका ने कहा। पर क्यों? पीयूष ने पूछा। क्योंकि ये मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा है। प्लीज रोक दीजिए ना काका, सब लोगों ने एक साथ मिलकर कहा। सब लोगों के जोर देने के कारण राम काका जिप्सी रोक देते हैं। पीछे बैठा लड़का जल्दी से नीचे उतरता है। वो जिप्सी में रखा उसका बड़ा सा काला बैग खोलता है और उसमें से कैमरा निकालता है। बस हो गया भाई को भूत सवार, अब देखना माशे कैसे कैसे फोटो खींचेंगे, लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। राम काका ने जिप्सी दरवाजे के ठीक सामने रोकी थी। उस दरवाजे के बाईं तरफ से पहाड़ी वाली सड़क जाती थी और वो दरवाजा एक दूसरी सड़क पर था जो मेघ गांव और दास गांव को जोड़ती थी। दरवाजा करीब 10 फीट ऊंचा था और उस पर बहुत सारे संस्कृत में मंत्र लिखे हुए थे। उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और उसके ऊपर सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था। सफेद कपड़े के ऊपर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। उस दरवाजे पर कई ताबीज, माता रानी की लाल चुनरी और रुद्राक्ष बंधे हुए थे। दरवाजे पर बंधे ताबीजों को देखकर लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, ये ताबीज कैसे है राम काका? ये ताबीजों और इस दरवाजे की अलग कहानी है, राम काका ने कहा। लंबे बाल वाला लड़का दरवाजे पर लिखे मंत्र को पढ़ते हुए कहता है, अन्नत पुण्य फल कदम अत शांतिम प्रच्छम। इस मंत्र का प्रयोग तो तब किया जाता है ना जब किसी प्रेत आत्मा को कैद किया जाता है या कैद करना हो। राम काका इस सवाल का जवाब देते उससे पहले ही जिस लड़के के हाथ में कैमरा था उसने कहा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल टेम्पल। कैमरा पकड़े हुए लड़के ने पहाड़ी की चोटी पर बने बड़े से मंदिर को देखते हुए कहा। सब लोग उस मंदिर को देखने लगते हैं। जिस दरवाजे के पास वो लोग खड़े थे वहां से पहाड़ी की चोटी पर का मंदिर छोटा सा दिख रहा था। वो नजारा बहुत सुंदर था। उस पहाड़ी पर वो मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो मंदिर कौन सा है? लड़की ने पूछा। वो मेघनाथ मंदिर है, राम काका ने कहा। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है, लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। इसके पीछे भी एक कहानी है, पर फिर कभी सुनाऊंगा। आपके गांव का नाम बलमा टोला की जगह कहानी टोला होना चाहिए। यहाँ हर चीज के पीछे कहानी होती है, पीयूष ने हंसते हुए कहा। अब हमें देर हो रही है, रुद्र हमारा इंतजार कर रहा है, हमें चलना चाहिए, राम काका ने कहा। हाँ सही कहा आपने, उनके साथ वाली लड़की ने कहा। सब लोग जिप्सी में बैठ जाते हैं। राम काका जिप्सी स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं उनकी जिप्सी के पीछे के 2 टायर पंचर हो गए हैं। अरे ये कैसे पंचर हो गए? अब जिप्सी यहीं खड़ी थी तो ठीक थी, पीयूष ने कहा। मैंने कहा था ना, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, ये उसी औरत का प्रकोप है, राम काका ने कहा। सब लोग राम काका की ओर देखने लगते हैं और उन्हें घूरने लगते हैं। अब क्या हमें पैदल जाना पड़ेगा?
जिप्सी में बैठी लड़की ने कहा, आप लोग यहीं रोकिए, मैं दास गांव से किसी मैकेनिक को लेकर आता हूं। राम काका ने कहा। यह सुनकर पीयूष हंसने लगता है और कहता है, मैकेनिक? उसकी क्या जरूरत है, हम हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, पर सिर्फ नाम मात्र के। हम में से इंजीनियरिंग आती किसी को नहीं है। पीयूष की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। हाँ, राम काका सही कहा पीयूष ने, पर यह इंजीनियरिंग कमाल की चीज है। आपको इंजीनियरिंग भले ही ना सिखाए, पर यह जिंदगी जीने का तरीका सिखा देती है। लंबे बाल वाले लड़के ने कहा, आप सभी जिप्सी में ही बैठे रहना, कभी कोई बाहर मत निकलना, मैं बस थोड़ी देर में किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। इतना कहकर राम काका जिप्सी से उतरते हैं और दास गांव की ओर जाने लगते हैं। अरे, तुम्हें राम काका अजीब नहीं लगते कुछ? जिप्सी में बैठी लड़की ने कहा। सिर्फ राम काका नहीं, मुझे तो पूरा गांव ही अजीब लगता है। सुना नहीं तुमने, कैसी कैसी चुड़ैलों वाली कहानियां सुनाते हैं? पीयूष ने कहा। हाँ यार, सही कहा। लड़की ने कहा, पता नहीं रुद्र यहाँ कैसे रहता है। पीयूष ने कहा, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। गले में कैमरा टांगे हुए लड़के ने कहा। पीयूष जिप्सी से नीचे उतरने लगा, तभी लंबे बाल वाला लड़का पीयूष का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे नीचे क्यों उतर रहा है, जल्दी से ऊपर आ जा, वरना वो चुड़ैल आ जाएगी। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। गले में कैमरा टंगा हुआ लड़का जिप्सी से नीचे उतरता है और बंद दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो लड़का उस दरवाजे को करीब 5 मिनट से घूरे जा रहा था। उसे उसके दोस्तों ने वहां पर ऐसे चुपचाप खड़ा देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा। अरे ओ, वहां पर खड़ा होकर किसे घूर रहा है? लंबे बाल वाले लड़के ने पूछा। घूर नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? पीयूष ने पूछा। यही कि इस दरवाजे के पीछे पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कोई खजाना हो। खजाने का तो पता नहीं, पर सुना एक औरत की आत्मा जरूर भटक रही है, पीयूष ने हंसते हुए कहा। पीयूष की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। पर पता नहीं यार, क्यों बंद करके रखा है इस गांव को? मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रही हूँ जहाँ पर किसी गांव को बंद करने के लिए ऐसे बीचों बीच इतना बड़ा दरवाजा बनाया गया हो और ऊपर से इतने सारे ताबीज भी बांध दी गए हों। लड़की ने कहा। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राम काका अपने साथ दास गांव के एक मैकेनिक को लेकर आ जाते हैं। वो मैकेनिक जिप्सी का टायर निकालता है और उसका पंचर बनाने लगता है। आधे घंटे में वो पंचर बना देता है और टायर जिप्सी में लगा देता है। जिप्सी ठीक होने के बाद वो लोग पहाड़ी वाली सड़क के बलमा टोला जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रुद्र सीढ़ियों पर चढ़कर गार्डन में अपनी शादी के मंडप का पर्दा लगा रहा था, तभी उसे जिप्सी के रुकने की आवाज सुनाई दी। जिप्सी की आवाज सुनकर वो सीढ़ियों पर से नीचे उतर जाता है। राम काका रुद्र के दोस्तों के साथ हवेली पहुंच गए थे। अरे, तुम लोग आ गए? रुद्र ने अपने दोस्तों को देखते हुए कहा। क्यों, तुझे क्या लगा था हम लोग भटक जाएंगे? पीयूष ने इतना कहकर रुद्र को गले लगा लिया। रुद्र अपने साथी दोस्तों से बारी बारी गले मिल ही रहा था, तभी रुद्र की माँ अपनी देवरानी आयशा और आयशा के पति संतोष के साथ वहां पर आ जाती है। रुद्र की माँ की उम्र करीब 50 वर्ष है। विधवा होने के कारण वो अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और बिल्कुल भी गहने नहीं पहनती, पर हाँ, सफेद साड़ी पहनने की जगह सिंपल हर रंग की साड़ी पहना करती हैं। रुद्र एक एक करके अपने दोस्तों को अपनी माँ, चाची और चाचाई से मिलाने लगता है। रुद्र ने अपने एक मोटे से दोस्त की ओर उंगली करते हुए कहा, जिसकी हाइट करीब 6 फुट है। माँ, इससे मिलिए, इसका नाम पीयूष है और खाने के सिवाय से कुछ नहीं आता है। देखिए इसकी तोंद कितनी बाहर निकली है। नहीं बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, रुद्र की माँ ने कहा। अब माँ, इससे मिलिए। रुद्र ने एक दुबले पतले गेहूं रंग के लड़के, जिसके बाल लंबे लंबे थे, जो उसकी गर्दन तक आते थे, उसकी ओर उंगली करते हुए कहा, इसका नाम अर्जुन है और ये बहुत बड़ा पत्रकार है टाइम्स हिंदुस्तान में। इसके नाम के बड़े बड़े कॉलम छपते हैं और सुना है बहुत जल्दी किताब भी लिखने वाला है। नमस्ते आंटी जी, अर्जुन ने रुद्र की माँ के पैर पड़ते हुए कहा। रुद्र ने एक सामने से लड़की की तरफ उंगली करते हुए कहा, अब इससे मिलिए। माँ, ये समीर है, ये एक फोटोग्राफर है और मेरी शादी की फोटो भी यही खींचेगा। देखिए साहबजादे ने अभी से अपने गले में कैमरा लटका कर रखा हुआ है। अरे वो तो बस ऐसे ही, वो रास्ते में हमें एक बड़ा दरवाजा दिख गया था तो उसकी फोटो खींचने के लिए मैंने अपना कैमरा निकाल लिया और रास्ते में खींचने लग गया। इसका मतलब तुम वो दरवाजे के पास रुके थे? रुद्र के चाचा संतोष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, वो समीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रुद्र की चाची आयशा ने राम काका को आवाज लगाते हुए कहा, राम काका, अरे ओ राम काका। राम काका भागते हुए आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ छोटी मालकिन, आपको क्या जरूरत थी जिप्सी में गांव के प्रारंभिक दरवाजे के पास रुकने की? आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। वो मालकिन, मैं तो मना ही कर रहा था, वो बच्चे खुद जिद करने लगे। बच्चे तो नए आए हैं, आप तो पुराने हैं ना, उन्हें क्या पता यहाँ आसपास कैसी कैसी बलाएं घूमती रहती हैं। हाँ राम काका, आपको थोड़ा तो समझना चाहिए था ना, संतोष ने कहा। छोटे सरकार, गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं राम काका, रुद्र की माँ ने कहा।
रुद्र ने टॉपिक को बदलते हुए एक दुबली पतली गोरे रंग की लड़की जो कि वन पीस सूट पहने हुए थी उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, जैसा कि आपको इसके कपड़ों को देखकर समझ में आ रहा होगा माँ, ये हमारी हीरोइन है जो मॉडलिंग कर रही है। इसका नाम अनन्या है। हाय आंटी। इतना कहते हुए अनन्या ने रुद्र की माँ को गले लगा लिया। चलो बेटा अब घर के अंदर चलते हैं, यूं बाहर कब तक खड़े रहोगे, तुम लोग आराम भी कर लेना, रुद्र की माँ ने कहा। रुक जाइए दीदी, इनमें से कोई भी अंदर नहीं घुसेगा, आयशा ने कहा। क्या हुआ आयशा? रुद्र की माँ ने कहा। आपको दिख नहीं रहा ये बाहर से आए हैं, पता नहीं बाहर की कौन सी बला लेकर आए हैं, आयशा ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त आयशा को घूरने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि रुद्र की चाची का कहने का मतलब क्या है। स्वाति जरा अंदर से एक बाल्टी पानी तो लाना, आयशा ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा। कुछ ही देर बाद स्वाति घर के अंदर से एक बाल्टी लेकर आती है जिसमें लोटा और पानी था। स्वाति की उम्र करीब 16 वर्ष है और वो आयशा की एक इकलौती बेटी है। ये लो माँ, स्वाति ने पानी की बाल्टी अपनी माँ आयशा को देते हुए कहा। अरे मुझे क्या देती है, दिख नहीं रहा ये लोग बाहर से आए हैं, इन्हें दे। आप सभी लोग यहीं पर अपने चप्पल जूते निकालिए और हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाना। पर ऐसा क्यों? अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है, यदि आप कहीं बाहर से आए हैं तो आपको हाथ पैर पानी से धोकर ही घर के अंदर जाना चाहिए, जिससे यदि बुरी शक्तियां आपके साथ हो तो वो घर के बाहर ही रह जाएंगी, अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है अर्जुन, समीर ने कहा। वो सही कह रहा है, रुद्र के चाचा संतोष ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त अपने जूते निकालते हैं और हाथ पैर धोने लगते हैं। सबके हाथ पैर धुल चुके थे। चलो बच्चों अब जल्दी से घर के अंदर चलो, तुम लोग थक गए होगे ना और भूख भी लगी होगी, रुद्र की माँ ने कहा। हाँ आंटी जी सही कहा आपने, मुझे तो तभी भूख लग गई थी जब मैं गोंदिया स्टेशन पर उतरा था, पीयूष ने कहा। पेटू तुझे तो लगेगी ना, तू 5 लोगों का खाना जो एक साथ खा लेता है, अनन्या ने कहा। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं और अंदर जाने लगते हैं। रुद्र की एक बहुत बड़ी सफेद रंग की हवेली थी जो बहुत ज्यादा अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुरानी हो, पर अभी भी वो चमक बरकरार थी जो तब होगी जब बनी होगी। रुद्र दरवाजे तक पहुंच चुका था। रुद्र की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दरवाजा खोलता है। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब लोग ये जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि कौन है गेट पर। रुद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने दुबली पतली सी तन्वी खड़ी थी जो सफेद कुर्ती पहनी हुई थी और गर्दन में उसने काले रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसने अपने हाथों में पिंक कलर का बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ था जिसमें उसका सामान रखा था। पूरे 4 साल बाद रुद्र तन्वी को देख रहा था। वही रूप, वही रंग, वही श्रृंगार, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। तन्वी भी रुद्र को देखते ही जा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने कॉलेज के पुराने दिनों में खो गए हों। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। कौन है बेटा, कौन आया इतनी रात को, रुद्र की मां ने कहा। मां, तन्वी आई है। जब रुद्र के दोस्तों ने सुना कि तन्वी आई है तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। कौन तन्वी बेटा? मां मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, रुद्र की मां ने कहा। अब तुम तन्वी को ताकते ही रहोगे या अंदर भी बुलाओगे, अनन्या ने कहा। अरे हाँ, बुला ही रहा हूं, मैं भूल गया था। आओ तन्वी आओ, रुद्र ने हकलाते हुए कहा। तन्वी घर के अंदर आती है। कैसी हो तन्वी, समीर ने कहा। ठीक हूं। तुम इतनी रात में क्यों आई, दिन में क्यों नहीं आई, अनन्या ने पूछा। वो मेरी ट्रेन समता एक्सप्रेस मिस हो गई थी, फिर मैं भगत की कोठी से आई तो वहां लेट हो गई, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, फिर स्टेशन से अकेले कैसे आई इतनी रात में, रुद्र की मां ने पूछा। जब मैं गोंदिया स्टेशन उतरी तो वहां से मुझे ऑटो मिल गया जिसने मुझे दासगांव तक छोड़ दिया। और फिर दासगांव से कैसे आई? दासगांव से बलमाटोला तक तो 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है ना, आयशा ने कहा। दासगांव में खड़े खड़े मुझे बहुत देर हो गई थी,
कोई ऑटो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। 8 बजे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। तन्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी की बात को काटते हुए समीर ने कहा, फिर क्या तुम इतने दूर पैदल चल कर आई हो? समीर की बात सुनकर तन्वी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे मरना थोड़ी है इतनी दूर पैदल चलकर। फिर कैसे आई? अर्जुन ने पूछा। वो जब मैं दास गांव में खड़ी थी तो एक अंकल मुझे दिख गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने बताया कि मुझे बलमा टोला जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी वहीं जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ यहाँ तक आ गई। क्या बात कर रही हो तुम? नाम क्या था उस आदमी का? आयशा ने कहा। वो तो मैंने पूछा ही नहीं, पर उनकी बाइक पर बिरजू लिखा था। शायद यही नाम हो उसका। क्या बिरजू? बिरजू? सबने हैरानी के साथ कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका साया ले आई अपने साथ। आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? जिस बिरजू की तुम बात कर रही हो उसको 17 साल पहले उस औरत ने जलाकर मार दिया था। संतोष ने कहा। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा, तुम ये रुकना, मैं अभी आती हूं। आयशा ने इतना कहा और वो रसोई घर की तरफ जाने लगी। आयशा रसोई घर में जाती है और 3-4 लाल खड़ी मिर्ची एक डब्बे में से निकालती है। वो राई के डिब्बे में से 7 दाने राई के और 7 छोटी छोटी नमक की डेली नमक के डिब्बे में से निकालती है और वापस से सब लोगों के पास हॉल में चली जाती है। तन्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी जहां पर वो पहले खड़ी थी। आयशा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंधे मिर्ची, राई और नमक से तन्वी की नजर उतारने लगती है। जब आयशा ने पहली बार नजर उतारी तो सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा क्या कर रही है। तन्वी ये देखकर पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। आयशा 7 बार अपना हाथ तन्वी के सिर के ऊपर से घुमाती है। जब 7 बार नजर उतार कर हो जाता है तो आयशा रसोई घर में जाती है और उस उतारे को गैस पर जला देती है। ये सब क्या था? अनन्या ने कहा। ये उतारा है, ऐसा नजर उतारने के लिए किया जाता है। कहा जाता है इससे बुरी शक्ति यदि आपके पीछे पीछे आपके घर तक आई हो तो वो वापस चली जाती हैं। अर्जुन ने कहा। यार इस गांव में कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है, अनन्या ने कहा। जैसे ही ये बात अनन्या ने कही, आयशा रसोई घर में से आ जाती है और ये बात सुन लेती है और कहती है, क्या कहा? अंधविश्वास? तुम्हें ये अंधविश्वास लग रहा है? तो जाकर देखो रसोई घर में, तुम्हें ही पता होगा कि मिर्ची और राई जलने पर खेव आती है, और इसमें से एक भी खेव क्यों नहीं आई? आयशा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अब पता नहीं ये कौन सी बला लेकर आई है ये लड़की। वैसे तन्वी बेटा, तुम हमें कॉल भी तो कर सकती थी, हम भेजे थे किसी को तुम्हें लेने के लिए, रुद्र की मां ने कहा। वो आंटी जी, मैं जब भी ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। इसी वजह से मेरी मोबाइल की बैटरी दास गांव में खत्म हो गई और वहां मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं मिला जहां पर मैं मोबाइल चार्ज कर सकती थी। कोई सी भी दुकान नहीं खुली थी। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से अब याद रखना, तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में क्या क्या होता है। चलो अब तुम थक गई होगी, आराम कर लो। इतना कहकर रुद्र की मां अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र की मां के जाने के बाद आयशा, स्वाति और संतोष भी अपने कमरे में चले जाते हैं। पीयूष ने मामले की गंभीरता को बदलते हुए कहा, तुम तो जरा भी नहीं बदली तन्वी, पूरी वैसी की वैसी दिखती हो जैसे कॉलेज के दिनों में दिखती थी। वही सूट, गले में वही स्कार्फ पहनने का तरीका। कैसे बदलती मैं? वक्त और हालातों ने मुझे बदलने ही नहीं दिया। वैसे भी ये रिश्ते थोड़ी हैं जो पल भर में बदल जाते हैं। तन्वी की बात सुनकर समीर समझ जाता है ये तंज रुद्र के लिए कहा गया है। बात को बदलकर समीर कहता है, वैसे एक बात बताओ तन्वी, तुम ये स्कार्फ हमेशा अपने गले में क्यों पहने रखती हो? कॉलेज के दिन में, यहाँ तक कि अपने फेयरवेल के दिन भी तुमने ये पहन रखा था। आखिर क्या राज है इसका? तन्वी ने अपने गले में पहने हुए स्कार्फ को हाथ लगाया और उसे ठीक करते हुए कहा, बस आदत है बचपन से और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं थोड़ी इंसानों की तरह अपनी पसंद बदलती नहीं रहती हूँ। बस एक बार जिसे अपना लिया तो अपना लिया और एक बार जिसे ठुकरा दिया तो बस ठुकरा दिया। हाँ सही कहा, कोई प्यार के लिए अपना सब कुछ ठुकरा देता है और कोई दुनिया के लिए अपने प्यार को ठुकरा देता है। रुद्र ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे यदि तुम दोनों को एक दूसरे को ताने ही देने थे और झगड़ा ही करना था तो मोबाइल पर भी कर सकते थे, यूं मिलने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने कहा, वो किसी का कोई सामान मेरे पास छूट गया था कई सालों से, वही वापस करने आई हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? पीयूष ने पूछा। मैं रायपुर में अदानी पावर प्लांट। रुद्र के सभी दोस्त हवेली के अंदर घुसे ही थे।
कि घर के अंदर बैठा जर्मन शेफर्ड कुत्ता उन पर जोर जोर से भौंकने लगता है। वाऊ 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 वाऊ। कुत्ते को भौंकते हुए देख पीयूष डर जाता है और कहता है, यार ये हम पर इतना क्यों भौंक रहा है, जैसे हम कोई भूत हो। अच्छा, तो टाइगर नाराज है हमसे? वो तो होना भी चाहिए, आखिर हमने अपने दोस्तों से इसको जो नहीं मिलाया, रुद्र ने कहा। रुद्र टाइगर के पास जाता है और अपना हाथ उसके गले पर फेरने लगता है और कहता है, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे घर के और दादाजी के रखवाले टाइगर। वाह यार, नाम तो एकदम शेरों वाला है, पीयूष ने कहा। ये है भी शेर, अच्छे अच्छों को डरा देता है। हाँ सही कहा, अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा है हमने, अनन्या ने हंसते हुए कहा। वहीं पर हॉल में रुद्र के दादाजी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। रुद्र अपने सभी दोस्तों को उनके पास ले जाता है और कहता है, ये मेरे दादाजी हैं, ये बोल नहीं सकते, ना ही चल सकते हैं, इन्हें लकवा हुआ है। सब लोग दादाजी के पैर पड़ने लगते हैं। रात हो चुकी थी और सभी लोग साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जब पीयूष ने खाने के बर्तनों पर से ढक्कन हटाना शुरू किया तो उसके मुंह में पानी आ गया। डाइनिंग टेबल पर पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी, रायता, दाल, सलाद और मीठे में गुलाब जामुन रखा हुआ था। खाने को देखकर पीयूष ने कहा, भाई तेरे घर क्या हर रोज इतना ही खाना बनता है, या सिर्फ कल तेरी शादी होने वाली है इसलिए इतना बना है? हाँ भाई, इतना तो रोज ही बनता है। वाह यार, फिर तो तेरे मजे ही मजे हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं तेरा खाना खाने का, तू है तो दुबलेगा दुबलाई। यार ऐसा हमारे हार्मोन्स के कारण होता है, चाहे दुबला व्यक्ति कितना भी खा ले वो मोटा नहीं हो पाता, और मोटा कितना ही कम खाए पतला नहीं हो पाता। हमारी जिंदगी में एक बड़ी समस्या है, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या है, मोटे को पतला होना और पतले को मोटा होना है, समीर ने कहा। ये बात तो तुमने सही कही समीर, काले को गोरा होना है और गोरे को और गोरा, अनन्या ने कहा। रुद्र बहुत देर से देख रहा था कि अर्जुन कुछ चुपचाप बैठा हुआ था। अर्जुन को ऐसे चुपचाप बैठकर रुद्र ने उससे पूछा, लेखक साहब आप फिर कहां किस दुनिया में खो गए? कुछ नहीं रुद्र, मैं बस ये सोच रहा था कि कल तेरी शादी होने वाली है और तेरे घर में हमारे सिवा कोई और मेहमान क्यों नहीं दिख रहा। तो बात यह है कि मेरी शादी जल्दी जल्दी में हो रही है, इस वजह से हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, और हमारे जो रिश्तेदार है ना वो यहीं पर बलमा टोला और दास गांव में रहते हैं। जब कल शाम को शादी होगी तो वो लोग आ जाएंगे। अच्छा बढ़िया है, अर्जुन ने कहा। समीर ने रुद्र की हवेली को देखते हुए कहा, वैसे रुद्र तूने कभी बताया नहीं यार कि तेरी इतनी बड़ी हवेली है। यार कैसे बताता, कॉलेज में कभी मौका ही नहीं मिला। मौका मिलता भी कैसे, तुझे कभी तन्वी से फुर्सत ही नहीं मिली। इतना कहकर पीयूष जोर जोर से हंसने लगता है। यह सुनकर रुद्र का चेहरा उतर जाता है। एक पीयूष को छोड़कर बाकी सब चुप थे। कुछ देर बाद समीर ने रुद्र से पूछा, वैसे तन्वी को पता है क्या तू शादी कर रहा है? रुद्र थोड़ी देर रुककर कहता है, हाँ उसे पता है। अनन्या पानी पी रही थी, जब उसने सुना कि रुद्र ने तन्वी को भी इनवाइट किया है तो वो चौंक जाती है और उसके मुंह के अंदर का सारा पानी बाहर गिर जाता है। क्या बात कर रहा है, तूने तन्वी को भी बुलाया? अनन्या ने चौंकते हुए कहा। हाँ तो इसमें हर्ष क्या है, रुद्र ने कहा। वो कोई तेरी सिर्फ दोस्त नहीं है, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और तू क्या उसे ऐतिले मुश्किल का रणवीर समझता है जो तेरी शादी में आकर चन्ना मेरे मेरा गाएगी? अनन्या ने कहा। अब वही तो देखना है, यदि सच्चा प्यार किया होगा तो आएगी, अगर नहीं तो कभी नहीं आएगी। वैसे भी मुझे लगता है वो नहीं आएगी, रुद्र ने कहा। हाँ रुद्र तू सही कह रहा है, अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाती। वैसे भी रात के 9 बज गए, अब वो नहीं आने वाली, और कल तो वैसे ही तेरी शादी है, अर्जुन ने कहा। वैसे कुछ भी बोलो, लड़की अच्छी थी यार, समीर ने कहा। हाँ यार बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या जादू था उसमें। तुम्हें याद है पूरे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पड़े थे, अनन्या ने कहा। हाँ सही कहा, और उनमें से एक मैं भी था। पर वो किसके पीछे थी? इस बोंदू रुद्र के, पीयूष ने कहा। पीयूष की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई, कॉलेज में तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब लोग तुम्हारी जोड़ी की मिसाल देते थे, फिर फाइनल ईयर में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों अलग हो गए, और इतने कि पूरे साल एक दूसरे से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया था? अनन्या ने पूछा। कुछ बातों को यदि राज ही रहने दो तो ठीक रहता है, वरना यदि वो राज खुल जाते हैं तो सबको तकलीफ देने लगते हैं। इसलिए भला इसी में कि उन बातों को राज ही रहने दो। और वैसे भी मेरी जिंदगी कोई किताब नहीं है जो हर कोई जब चाहे तब पढ़ सकता है। ओ दूल्हे राजा, बातों घुमा मत, ये बता तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? समीर ने पूछा। समीर देख भाई ऐसा है, मैं पुरानी बातों को याद करके उस पर रोना नहीं चाहता। अब उस वक्त के बारे में सोचकर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता यार, क्योंकि मुझे पता है अब वो वक्त लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता, ना ही मैं उस वक्त को बदल सकता हूँ। इसलिए उन बातों को भूल जाए तो उसी में सबकी भलाई होती है।
पीयूष ने टॉपिक को बदलते हुए कहा, वैसे राम काका कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। वो हवेली के बाहर गार्डन है ना, उसी के पास उनका घर है। रात में वो वहां पर ही रहते हैं। यार बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं? इतनी बड़ी हवेली है, कहीं भी रह सकते हैं आराम से। ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद रखवाली के लिए। तुझे पता है तेरे राम काका बड़े एंटीक इंसान है, इन्हें तो कोई राइटर होना चाहिए था। बड़ी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि काका ने एक औरत की कहानी सुनाई थी जो मेघ गांव में जलकर मर गई थी। रुद्र ने धीरे से कहा, बेटा वो कहानी नहीं, हकीकत है। पीयूष ने डरते हुए धीरे धीरे कहा, इसका मतलब उसकी आत्मा सही में यहाँ पर भटक रही है? हाँ भाई, और जो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ना, वो उसी के शरीर में प्रवेश करती है। अगला नंबर तेरा है। रुद्र की बातें सुनकर अनन्या हंसने लगती है और कहती है, बस रुद्र, और कितना डराएगा इसे, दिख नहीं रहा इसकी हवा टाइट हो गई है। यार ऐसे मजाक मत किया कर प्लीज, पीयूष ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही समीर ने कहा, अब यार पेट पूजा तो हो गई, ये बता सोने का इंतजाम कहाँ किया है? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। यार इतनी बड़ी हवेली है मेरी, जहां मन करे वहां सो जाना। वैसे मैं सोच रहा था आज हम सब लोग एक साथ यही हॉल में सोते हैं। रुद्र ने कहा, हाँ अच्छा आइडिया है, कुछ और बात भी हो जाएगी, पूरे 4 साल बाद जो मिल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हाँ यार पता नहीं चल रहा 4 साल कैसे गुजर गए। कॉलेज के निकल जाने के बाद तो सभी अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे, पर अच्छा हुआ रुद्र की शादी तय हो गई और हमें फिर से मिलने का मौका मिल गया। एक काम कर रुद्र, तू ना हर साल शादियां किया कर, ऐसे में हमें हर साल मिलने का मौका मिल जाया करेगा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, पहले एक शादी तो हो जाए, आराम से बाकी इसके बाद कर लूंगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। रात हो चुकी थी और सभी लोग सो रहे थे। अनन्या सोफे पर सो रही थी और बाकी सब लोग लड़के नीचे सो रहे थे। तभी पीयूष की नींद खुलती है और वो हवेली में लगी पेंडुलम घड़ी की ओर देखता है। उसमें 12 बजने में 1 मिनट कम था। जैसे ही 12 बजते हैं, एक एक करके टन 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 12 घंटे बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उसे पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। पीयूष को लगता है ये उसका वहम है, पर फिर थोड़ी देर बाद उसे किसी की पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज अब ऐसे आ रही थी जैसे कोई लड़की पायल पहनकर भाग रही हो। छन 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 छन। सुबह के 8 बज गए थे। रुद्र हवेली से बाहर निकलता है और देखता है कि राम काका और अर्जुन दोनों पास पास जमीन पर बैठकर बातें कर रहे हैं। रुद्र के हाथ में पानी का लोटा था। रुद्र लोटे का पानी अपने मुंह में लेता है और उससे 1-2 बार कुल्ला कर लेता है। कुल्ला करने के बाद वो अर्जुन के पास जाने लगता है और वहां पहुंचकर कहता है, और भाई क्या बात हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस यूं ही। रुद्र, हाँ ना बैठ। रुद्र जैसे ही अर्जुन के पास बैठने जाता है, राम काका वहां से उठकर चले जाते हैं। अर्जुन को देखकर बहुत अजीब लगता है। और भाई बता कैसा लग रहा है तुझे मेरे गांव में आकर? यार तुझे पता है ना, जाने अनजाने में तूने मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर दी है। कैसी मदद? तुझे पता है ना मैं एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ पता है। क्या तुझे पता है कि वो किताब में किस बारे में लिख रहा हूँ? रुद्र ने सोचते हुए कहा, नहीं। तो सुन, मैं ना हमारे हिंदू शास्त्रों, तंत्र मंत्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ और उसी पर एक रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सब सच है या झूठ। यदि हमारा ये मानना है कि भगवान होते हैं, तो फिर भूत कैसे होते हैं? और ये सिर्फ हमारी परिकल्पना है या हकीकत में भी इससे इसका कुछ संबंध है? बिल्ली का रास्ता काटना, नींबू का उतारा उतारना, मंदिर में भगवान को पीठ ना दिखाना, ये सब अंधविश्वास है या इनका हमारे वास्तविक जीवन में कुछ महत्व भी है? देख भाई, मुझे तो इन सब बारे में कुछ नहीं पता, पर आई होप तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब जल्दी मिल जाएं। वैसे रुद्र एक बात बता, ये जो तेरी हवेली है ना, ये तेरे पापा ने बनाई है या उनके पुरखों की है? ये हमारे पुरखों की है। पर तू क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए यार क्योंकि मैंने नोटिस किया जब हम आ रहे थे तो बलमा टोला गांव चालू हो गया था, पर रास्ते में 5 किलोमीटर लंबा जंगल पड़ा, उसके बाद तेरी हवेली आई। गांव वालों से इतनी दूर हवेली लेने की क्या जरूरत थी? यदि रात में कोई इमरजेंसी पड़ गई तो? यार ये हवेली तो मुझे मेरे पुरखों से मिली है ना, ये सब तो उन्हें सोचना चाहिए था, मैं क्यों सोचूं? और वैसे अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, हवेली को तोड़ थोड़ी ना सकते हम। हाँ वो सब तो ठीक है, फिर भी
और ये जो तेरी हवेली के पीछे जंगल और पहाड़ी फैली हुई है, इसका क्या? तुझे डर नहीं लगता क्या रहने में? डर? पर किस बात का? वैसे भी मैं गांव में कम ही रहता हूँ। बैंगलोर में जॉब जो है मेरी, यहाँ तो बस छुट्टी और त्योहारों में आता हूँ। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, मेरी तो बैंगलोर में जॉब है। पता कैसी चल रही है? अर्जुन और रुद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर समीर और पीयूष आ जाते हैं। समीर के हाथों में ब्रश था जिससे वो मंजन कर रहा था और पीयूष रूठा हुआ मुंह बनाया था। पीयूष का रूठा हुआ मुंह देखकर रुद्र ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ मोटे, ये सुबह सुबह मुंह क्यों भुला लिया? सपने में क्या कोई भूतनी आ गई थी? यार मैं ना अपना ब्रश घर पर ही भूल गया हूँ, तो इसमें मुंह भुलाने वाली कौन सी बात हुई? अर्जुन ने कहा। तो भाई मेरे, अब मैं मुंह कैसे धोऊं? पीयूष की बात सुनकर रुद्र और अर्जुन हंसने लगते हैं और रुद्र कहता है, तू हमेशा चुगत का चुगत ही रहेगा। कॉलेज में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। रुक, आज मैं तुझे देसी ब्रश देता हूँ। मतलब? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र जहां पर खड़ा था उसके पास ही नीम का पेड़ लगा था। नीम की डाली आराम से रुद्र के सिर तक आ रही थी। रुद्र अपना हाथ ऊंचा करता है और झट से नीम के पेड़ की एक डाली तोड़ लेता है और पीयूष को देते हुए कहता है, ये ले तेरा दातून। ये क्या है? पीयूष ने कहा। इसे तोड़ और घिस ले अपना मुंह। जितने भी ये तेरे पीले दांत दिख रहे हैं ना, सब सफेद हो जाएंगे। रुद्र ने पीयूष के दांत की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुझे पता नहीं है शायद, पुराने जमाने में जब ब्रश नहीं होते थे तो इसी से मुंह धोया जाता था। अर्जुन ने कहा। रुद्र ने पीयूष को जो नीम के पेड़ की डाली तोड़ कर दी थी, पीयूष उसे घूरने लगता है। क्या हुआ मोटे, क्या सोच रहा है तू? समीर ने कहा। यार मैं सोच रहा हूँ इस डाल का यूज तो मैं कर लूंगा, पर ये नीम के पत्तों का क्या करूंगा? अरे इसका उपयोग तुझे नहीं, तन्वी को करना है। उसके अंदर बहुत जहर भरा पड़ा है, थोड़े से पत्ते खा लेगी तो जहर थोड़ा कम हो जाएगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने जैसे ही ये बात कही, तन्वी और अनन्या वहां पर आ जाते हैं और रुद्र की बात सुन लेते हैं। तन्वी होश में कहती हुई बोली, क्या बोला तुमने? रुद्र हकलाते हुए कहता, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला तुमने। हाँ वो मैं कह रहा था कि हम सबको नीम के पत्ते रोज खाने चाहिए। नीम के पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर हमारा खून तो साफ करते हैं ना। हाँ सुना मैंने तुमने क्या बोला, नीम के पत्ते मुझे नहीं तुम्हें खाने चाहिए। कड़वी तो तुम्हारी जुबान है। क्या कहा? मेरी जुबान कड़वी है? हाँ तुम्हारी जुबान जो कड़वी है, कड़वी थी और कड़वी रहेगी। तुम्हारी जुबान से तो जैसे चाशनी बहती रहती है ना मीठे लफ्जों की। कड़वे इंसानों के लिए मेरे मुंह से कड़वी बातें निकलती हैं। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं है जो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए मीठे लफ्ज निकले। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तो कर्म की बातें कौन कर रही है? तन्वी महारानी मिली है इनसे, कर्मा की देवी से। लगता है यमराज की सेक्रेटरी यही है, इनके पास सब लेखा जोखा है, किसने कितने पाप किए और किसने कितने पुण्य। हाँ सही कहा तुमने, और उसके मुताबिक तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। रुद्र अब बस भी करो तुम नो झगड़ना यार, क्या यूं सुबह सुबह बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। वैसे भी रुद्र अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम कोई तन्वी के साथ कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो जो उसके मजे ले रहे हो। वैसे जरा ये बताना तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? क्या करोगी जानकर? अरे ओ हीरो बस नाम पूछा है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उसे पटाने वाली हूँ। अनन्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ अनन्या बस बातें मर्द की तरह करती है, अंदर से वो बिल्कुल लड़की है। पीयूष ने हंसते हुए कहा। क्या बोला तूने मोटे? मैं लड़कों की तरह बातें करती हूँ? इतना कहकर अनन्या अपने हाथों से पीयूष को मारने लगती है। गोरी, गोरी नाम है उसका, रुद्र ने कहा। सही है, गांव की गोरी। आखिर शहरी बाबू को गांव की गोरी मिल ही गई। वैसे सब गांव की लड़की को यही लगता है कि उनका राजकुमार शहर से आएगा और डोली में बैठकर उन्हें ले जाएगा। पीयूष ने खिलखिलाते हुए कहा। जरा फोटो तो दिखाना तेरी गांव की गोरी की, समीर ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। यार उसे तो अभी तक खुद मैंने नहीं देखा। क्या? सबने एक साथ चौंकते हुए कहा। हमारे इसमें शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं। इसे अपशगुन माना जाता है। मतलब वो लड़की जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, तुझे यही नहीं पता वो दिखती कैसी है? अनन्या ने कहा। हाँ उसे माँ ने ही देखा है और माँ ने ही पसंद किया है। जब मैं बैंगलोर से अपनी जॉब से आया तो माँ ने बताया उन्होंने एक लड़की को मेरे लिए पसंद किया है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं माँ की बात को कभी मना नहीं करता और मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उसे मेरे लिए पसंद किया होगा ना। हाँ सही है माँ के लाडले, पीयूष ने कहा। चल ये सब छोड़, ये बता बारात कहाँ जाने वाली है? मैं तो पहले कह देता हूँ डीजे जरूर होना चाहिए, आखिर मेरे यार की शादी है। मैं तो बहुत डांस करने वाला हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। यार तेरा ये सपना भी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? यार वो मेरी बारात कहीं नहीं जाएगी। क्या? अनन्या ने कहा। हाँ हमारे इसमें एक रस्म है जिसके अनुसार विवाह दूल्हे के घर में ही होता है और बारात कहीं नहीं जाती है। ये कैसा विवाह है? समीर ने कहा। मैं बताता हूँ। अर्जुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। ध्यान से सुनो।
हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि मनु का एक एक शब्द स्वयं ब्रह्मा के ही वचन है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मा विवाह। इसके अंदर दोनों परिवार अपनी सहमति के अनुसार सुयोग्य वर वधू को चुनते हैं, जिसे आज के जमाने में अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन कराता है और जो युवक रीति पूर्वक मत का संपादन करता है उसे दान स्वरूप अपनी पुत्री तथा गहने आभूषण दे देता है, जिसे हम दहेज लेना कहते हैं। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता युवक से एक जोड़ी गाय या बैल की मांग करता है, पर आज के युग में इसकी जगह युवक से लड़की के बदले धन की भी मांग की जाती है। चौथा है प्रजापति विवाह। इसके अंतर्गत यदि लड़की को दूल्हा पसंद हो या नहीं हो, उसकी सहमति के बगैर उसकी शादी करा दी जाती है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम चुप क्यों हो गए? बाकी के 4 विवाह कौन से हैं बताओ ना, तन्वी ने कहा। पर अर्जुन तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। बताना अर्जुन, समीर ने कहा। हिंदू धर्म में वैसे तो बस इन 4 विवाह को सहमति दी गई है, पर 4 और हैं, जिनमें पहला है गंधर्व विवाह। इसमें परिवार वालों के सहमति के बिना वर वधू शादी करते हैं, रीति रिवाज के बिना ही विवाह बंधन में बंध जाते हैं। आज के युग में इसे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। दूसरा है असुर विवाह। इसमें कन्या को धन देकर खरीदा जाता है, जिसे हम कन्या की बिक्री भी कह सकते हैं, और उसके बाद उससे विवाह किया जाता है। तीसरा है राक्षस विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या पक्ष के निकट संबंधियों मित्रों को डरा धमकाकर उनकी हत्या करके कन्या को उसके घर में जबरन उठाकर ले जाया जाता है और विवाह किया जाता है, जिसे राक्षस विवाह कहते हैं। अगला और अंतिम है, अर्जुन बताते बताते फिर रुक जाता है। सभी लोग अर्जुन की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बताना भाई, रुक क्यों गया? रुद्र ने कहा। अब जिस विवाह के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो कोई आम विवाह नहीं है, बल्कि इन सब विवाह में सबसे बुरा विवाह है, और वो है पैशाच विवाह। अर्जुन ने धीमी आवाज करते हुए कहा, इसके अंदर जब कोई लड़की सोई हो या नशे की हालत में होती है तो उसका बलात्कार करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ विवाह किया जाता है, जिसे पैशाच विवाह कहते हैं। तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, तुझे इन सब विवाह के बारे में कैसे पता चला? समीर ने कहा। बता ना अर्जुन, बताओ ना अर्जुन, तन्वी ने कहा। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, अब यार कितनी बार बताऊं, मैं जो किताब लिख रहा हूं ना, इन्हीं सब के बारे में लिख रहा हूं। तभी तो मैंने संस्कृत पढ़नी सीखी। ये सब बातें जो मैं तुम्हें बताता हूं मनुस्मृति में लिखी हुई हैं, और हाँ, मैं तंत्र शास्त्र पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये बोरिंग राइटर इतनी अच्छी बातें कब से कहने लग गया? पीयूष ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे रुद्र, तुम अभी तक यहीं पर हो, तैयार नहीं हुए? कहीं घूमने जाना है क्या आंटी जी? पीयूष ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ, भूल गए, हल्दी की रस्म बची है। चलो तुम सभी जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक रुद्र की चाची हल्दी पीस रही है, इतना कहकर रुद्र की माँ वहां से चली जाती है। यार मेरे समझ में नहीं आया, जब हल्दी लगानी है तो तैयार किस बात के लिए होना है? पीयूष ने कहा। तू नहीं समझेगा मोटे, हल्दी लगाने के लिए पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होता है? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ भाई, ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई चीज नहीं होती, इसलिए विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल विवाह के समय बहुत सारे लोग घर में जाते हैं जो तमाम तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। माना जाता है कई वरों वधुओं की तबीयत इसी कारण खराब होती है, इसलिए हल्दी दुल्हन दूल्हे को लगाई जाती है ताकि नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएं। और वैसे भी इसमें कई वैज्ञानिक कारण भी हैं जो तुम लोग जानते ही होंगे। अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, जल्दी करो बेटा, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। रुद्र की माँ ने हवेली की छत पर से कहा। हल्दी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई थी। रुद्र की चाची ने अपने हाथों से सिलबट्टे पर हल्दी पीसी थी। गांव के लोग और कुछ मेहमान भी लगभग आ गए थे। रुद्र सफेद बनियान और सफेद धोती पहना हुआ था और उसके बाकी सब दोस्तों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। रुद्र के घर वालों ने भी पीले रंग के कपड़े ही पहने थे। रुद्र की चाची एक कटोरी में से आटा लेती हैं और उसे जमीन के ऊपर चाक बना देती हैं। चाक बनाने के बाद उस पर पीढ़ा रख देती हैं। रुद्र बेटा, इस पर बैठ जाओ, आयशा ने रुद्र से कहा। रुद्र उस पीढ़े पर जाकर बैठ जाता है। समीर के हाथों में कैमरा था जिससे वो सभी की फोटो खींच रहा था। वो शादी का हर एक मूवमेंट अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। आखिर ये फोटो ही तो होती है जिन्हें बाद में देखकर हमें ये याद ताजा कर सकते हैं और फिर उस पल को जी भी सकते हैं।
आयशा के हाथ में हल्दी का कटोरा था जिसमें दूरबा रखी हुई थी। पीयूष उस दूरबा को देखकर अर्जुन से पूछता है, ये घास हल्दी के अंदर क्यों रखी गई है? अर्जुन हंसते हुए कहता है, बेवकूफ वो घास नहीं है, उसे दूरबा कहते हैं। वैसे घास की एक रूप में होती है। दूरबा हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध मानी गई है। दूरबा गणेश जी की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है और दूरबा से हल्दी की रस्म को निभाकर दूल्हा और दुल्हन को अपनी आने वाली जिंदगी में प्रेम से रहने और लड़ाई झगड़ा ना करने का आशीर्वाद दिया जाता है। अच्छा, ये बात है। आयशा को हल्दी की रस्म की शुरुआत करने के लिए 5 अविवाहित लड़कियों की जरूरत थी। 4 अविवाहित लड़कियां तो उसे अपने रिश्तेदार में ही मिल जाती हैं। अब बची एक। उसके समझ में नहीं आता कि अब तक वो किसे बुलाएं। तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी तन्वी पर पड़ती है, जो कि अर्जुन के पास खड़ी थी। आयशा तन्वी को आवाज देते हुए कहती है, अरे तन्वी बेटा, जरा इधर तो आना। जी आंटी जी, अभी आई, तन्वी ने कहा। आयशा के पास जाते हुए तन्वी यही सोच रही थी कि रुद्र की चाची ने उसे क्यों बुलाया है। तन्वी आयशा के पास चली जाती है। वहीं पर बगल में रुद्र पीढ़े पर बैठा हुआ था। तन्वी कहती है, क्या हुआ आंटी जी? बेटी, वो रस्म शुरू करने के लिए एक लड़की कम पड़ रही है, क्या तुम ये रस्म की शुरुआत कर दोगी? कहते हैं जो भी अविवाहित लड़की हल्दी से स्पर्श करती है उस दूल्हे को, पहले हल्दी लगाती है, उससे अच्छा वर मिलता है। ये बात सुनकर तन्वी मन ही मन उदास हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अपना वर बनाना चाहती थी अब वो किसी और का वर बनने जा रहा था। पर अपने इमोशंस को छुपाते हुए तन्वी कहती है, हाँ क्यों नहीं आंटी जी, मैं भी अब जल्दी शादी करने वाली हूँ और आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी, तन्वी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। आयशा तन्वी के हाथ में हल्दी से भरा हुआ कटोरा देते हुए कहती है, ये लो बेटी, सबसे पहले इसे दूरबा से रुद्र के सिर के ऊपर से नीचे तक 5 बार हाथ घुमाओ। तन्वी कटोरे में दूरबा उठाती है और अपने दाएं हाथ से 5 बार रुद्र के सिर के ऊपर से पांव तक फेरती है। अरे ये क्या बेटा, तुमने तो अपने दोनों हाथों में जरा भी हल्दी नहीं लगने दी। जब तक हल्दी नहीं लगेगी तो मनपसंद लड़का कैसे मिलेगा? चलो अभी हल्दी रुद्र को लगाओ। तन्वी धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां हल्दी के कटोरे में भिगो लेती है। उसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियां रुद्र के गालों के पास ले जाती है। इस वक्त रुद्र और तन्वी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे वो तन्वी रुद्र के गालों को स्पर्श करती है, उसको याद आता है वो लम्हा जब उसने पहली बार रुद्र को छुआ था। तन्वी अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है। उसको याद आता है भोपाल का UIT कॉलेज की मैकेनिकल बिल्डिंग का रूम नंबर 208, जब वो 2nd ईयर में थी। उस कमरे में सिर्फ वो और रुद्र थे। बाकी के दोस्त नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होली खेल रहे थे, जिनके हल्ला करने की आवाज उस कमरे में भी आ रही थी। रुद्र, मैं कह देती हूँ, मेरे पास मत आना, तन्वी ने कहा। अरे ऐसे कैसे, ये हमारी पहली होली है। हाँ पता है, पर प्लीज रंग नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे रंग से एलर्जी है। हाँ पता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए स्पेशल रंग लाया हूँ, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं रुद्र, प्लीज मत लगाओ, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं होगा तन्वी, इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधी हुई थी। छोड़ो मुझे रुद्र। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। नहीं, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, तन्वी ने गुस्से में कहा। तन्वी के गुस्से भरी आवाज सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, ठीक है, नहीं खेलना, होली मत खेलो, बाय। इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ छोड़ देता है और उस कमरे से जाने लगता है। जैसे ही रुद्र उस कमरे से बाहर जाने लगता है, तन्वी आगे बढ़ती है और पीछे से अपने हाथ आगे करते हुए रुद्र के गालों पर गुलाल लगा देती है और कहती है, कैसे लगाऊं तेरे गालों पर गुलाल, यही सोचती रहती हूं मैं फिलहाल। अपने इश्क के रंग में रंगूंगी तुझको, फिर रंग ना निकलेगा कभी निकाल। बस तन्वी, अब कितना पोज दोगी, खींच लिया मैंने तुम्हारी फोटो, समीर ने कहा। जब समीर ने ये बात कही तब तन्वी अपनी यादों की दुनिया से बाहर आती है और वहां से जाने लगती है। तन्वी पानी पीने जा रही थी, तभी उसका रास्ता अनन्या रोक लेती है और कहती है, कहाँ खो गई थी महारानी? कहीं तो नहीं। झूठ मत बोलो तन्वी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तन्वी को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। अनन्या तन्वी कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम आज भी रुद्र से प्यार करती हो ना? तन्वी कुछ नहीं बोलती। तन्वी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसुओं को देखते हुए अनन्या कहती है, तुम्हारे लब भले कुछ बयां ना कर रहे हो, पर तुम्हारे ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तन्वी, अब इससे पहले कि रुद्र इन आंसुओं को देख ले, उन आंसुओं को छुपा लो। याद है कॉलेज के दिनों में रुद्र तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर पूरा कॉलेज सिर पर उठा लेता था। तन्वी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ याद है, एक बात याद है मुझे रुद्र की। मैं तो खुद ये देखकर परेशान हूँ, जो रुद्र मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, वो इतना कैसे बदल गया। तन्वी और अनन्या बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर पीयूष आ जाता है। पीयूष के दोनों हाथों में हल्दी थी। अपने हाथ अनन्या की तरफ करते हुए कहता है, आजा हीरोइन, तुझे हल्दी लगा देता हूँ, वो और गोरी हो जाएगी। इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुझे मोटे। क्या कहा? रुक। इतना कहकर पीयूष अनन्या को हल्दी लगाने आगे बढ़ता है और अनन्या वहां से भागने लगती है। सभी मेहमान रुद्र को हल्दी लगाने लगते हैं। रुद्र के चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या नहीं। वो जब तक तन्वी की तरफ देखता था तो उदास हो जाता था और अपनी माँ की तरफ देखता था तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। समीर ने हल्दी की रस्म का एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर लिया था और वो भी खुद हल्दी खेल चुका था। रुद्र बेटा, अब हल्दी हो गई, एक काम कर, अब तू नहा ले,
और तेरे कपड़े चाचा को दे दे, रुद्र की माँ ने कहा। पर क्यों माँ? सवाल नहीं करते बेटा, बस जा जल्दी और ये कपड़े तेरे चाचा को दे दे। ठीक है माँ। रुद्र पीढ़े पर से उठता है और अपने कमरे में नहाने के लिए जाने लगता है। रुद्र के पीछे पीछे पीयूष भी जाने लगता है। पीयूष को देखकर समीर कहता है, तू कहाँ जा रहा है मोटे? नहाने जा रहा हूँ। कहाँ? रुद्र के पास। तू क्या उसकी पीठ खिस कर देगा? समीर ने कहा। समीर और अर्जुन दोनों ठाके लगाने लगते हैं। समीर कहता है, बेटा वो कॉलेज के दिन थे जब जल्दी जल्दी में हम साथ में नहा लेते थे, पर आज उसकी शादी है, आज तो आराम से नहाने दे, उसे टाइम लगेगा आज। तो तब तक हम क्या करें, ऐसी हल्दी में खड़े रहें? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुद्र के पूर्वजों ने इतनी बड़ी हवेली बनाई, लेकिन बाथरूम गिने चुने कमरों में बनाया, जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ में रिश्तेदार। अर्जुन ने कहा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, समीर ने कहा। तो फिर क्या करें? पीयूष ने कहा। समीर के सामने ही राम काका थे, जो सफाई कर रहे थे और जमीन पर गिरी हल्दी को इकट्ठा कर रहे थे। राम काका? समीर ने कहा। तू क्या राम काका के साथ नहाने वाला है? पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं पागल, मेरे साथ आ। सब समीर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। राम काका सुनिए, समीर ने कहा। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर कहीं आसपास नदी है क्या? नदी तो नहीं बेटा, पर हाँ तालाब जरूर है, समीर ने उत्साहित होते हुए कहा। कहाँ पर काका? ये अपनी हवेली के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, पूरा सीधा सीधा ही रास्ता है, पर वहाँ पर तुम लोग मत जाना। क्यों काका? पीयूष ने कहा। राम काका ने धीमी आवाज करते हुए कहा, कहते हैं उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास है। यदि वहां पर नहाने जाओगे तो वो इंसान को पानी में डुबाने लगती है। कई गांव वालों की मौत हुई है वहां पर डूब के। ठीक है काका, हम वहां नहीं जाएंगे, अर्जुन ने कहा। मेरी बात याद रखना, वहां मत जाना वरना तुम्हें डुबा देगी। राम काका इतना कहकर वहां से जाने लगते हैं। सुनो, तुम दोनों अपने कपड़े जल्दी से बैग में रख लो, जो तुम्हें नहाने के बाद पहनने, समीर ने कहा। पर क्यों? पीयूष ने कहा। पागल, हम नहाने जा रहे हैं जंगल वाले तालाब में। तू पागल तो नहीं हो रहा समीर? यार तुम लोग चलो ना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम सामान लेकर आते हैं, पीयूष और अर्जुन ने कहा। अर्जुन, पीयूष और समीर जंगल में थे। तीनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। सबसे आगे अर्जुन था, उसके पीछे पीयूष। उसने अपने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था जिसमें तीनों के नहाने के कपड़े रखे हुए थे, और उसके पीछे था समीर जिसके हाथ में कैमरा था। वो जंगल में लगे पेड़ पौधों की फोटो खींच रहा था। कितनी देर में आएगा तेरा तालाब? पीयूष ने कहा। यार काका ने तो कहा था बस 1 किलोमीटर ही दूर है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। वैसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अर्जुन ने कहा। कहीं रास्ते से तो नहीं भटक गए हम? पीयूष ने कहा। नहीं यार, काका ने जैसे बताया था उसी रास्ते पर हैं, और अभी वो गांव की औरत जो मिली थी उसने भी तो कहा था पास ही में, बस सीधे सीधे जाना, समीर ने कहा। हाँ यार, पीयूष ने कहा। समीर, अर्जुन और पीयूष तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीयूष को उनसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास रुद्र के चाचा संतोष और राम काका दिखाई देते हैं। पीयूष उन्हें देखकर अर्जुन और समीर से कहता है, अबे वो देख, राम काका और रुद्र के चाचा। कहा बे? समीर ने कहा। अबे वो देखना पेड़ के पास, पीयूष ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। समीर और अर्जुन वहां पर देखने लगते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ यार चल उनसे पूछ लेते हैं तालाब का कहां पर है। पीयूष ने कहा। अबे पागल हो रहा है क्या? यदि उनके पास गए तो वो डांटेंगे अलग, कहेंगे घर में थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? और तुझे तो पता ही है फिर राम काका कैसी कैसी कहानियां सुनाएंगे, समीर ने कहा। हाँ यार फिर अब वो देख, रुद्र के चाचा और राम काका कुछ कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा। क्या? पीयूष ने कहा। वो तीनों रुद्र के चाचा और राम काका को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो दोनों सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं। राम काका के हाथ में रुद्र के हल्दी के कपड़े थे। वो उसे जमीन पर रखते हैं और उन कपड़ों के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। फिर रुद्र के चाचा राम काका को माचिस देते हैं, जिससे राम काका रुद्र के कपड़ों में आग लगा देते हैं। अरे ये तो रुद्र के कपड़े हैं ना हल्दी वाले, पर ये इसमें ऐसे चोरी छुप के आग क्यों लगा रहे हैं? और ये तो नए कपड़े हैं ना? हाँ यार मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, समीर ने कहा। मैं बताता हूँ कि दूल्हा दुल्हन के हल्दी के कपड़े संभाल कर रखने चाहिए, नहीं तो उन्हें किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, वरना उससे कोई भी काला जादू कर सकता है। और हाँ, हल्दी के कपड़ों से किया गया काला जादू इंसान की मौत होने तक पीछा नहीं छोड़ता। क्या बात कर रहा है भाई? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ यार ये सच है, तभी तो देखना रुद्र के चाचा इतनी जल्दी यहाँ आ गए उसके कपड़े जलाने। अब क्या करें? पीयूष ने कहा। करना क्या है,
दूसरे रास्ते से चलते हैं, इतना बड़ा जंगल है, तालाब पहुंच ही जाएंगे। और तुझे तो पता ही होगा दुनिया गोल है, समीर ने कहा। हाँ ये सही है, अभी इतनी दूर आए हैं तो बिना नहाए थोड़ी ना जा सकते हैं, अर्जुन ने कहा। कुछ देर और चलने के बाद अर्जुन, पीयूष और समीर तीनों तालाब पर पहुंच जाते हैं। फाइनली मिल ही गया तालाब, समीर ने कहा। हाँ यार देख कितना अच्छा लग रहा है, हमारे आगे तालाब और तालाब के पीछे पहाड़ी, इसे कहते हैं प्रकृति का रूप, अर्जुन ने कहा। समीर तालाब की और आसपास की चीजों की फोटो खींचने लगता है। अर्जुन अपने कपड़े उतारता है और तालाब में कूद जाता है। समीर भी अपने कपड़े उतारकर तालाब में कूद जाता है। समीर और अर्जुन 5 मिनट से पानी के अंदर थे, पर पीयूष अभी तक नहीं आया था। वो तालाब के बाहर खड़ा था। अबे ओ मोटे, तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, समीर ने कहा। क्या यार पानी बहुत ठंडा है क्या, पीयूष ने पूछा। मोटे पानी में आएगा तब पता चलेगा ना, समीर ने कहा। जल्दी आ, ठंडा नहीं है। हाँ आता हूँ, हर हर महादेव बोलते हुए पीयूष तालाब में कूद जाता है। पीयूष जैसे ही पानी में कूदता है उसे ठंडी लगने लगती है और वो कपकपाने लगता है और कहता है, यार सालों बताया क्यों नहीं कि पानी इतना ठंडा है, यदि बता देते तो हमें पता है कि तू बस अपना मुंह धोकर यहाँ से निकल लेता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा और पीयूष और समीर के ऊपर अपने हाथों से पानी डालने लगा। जैसे कि अर्जुन पीयूष और समीर पर पानी डालता है, वो दोनों भी उस पर पानी डालने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। ये पहली डुबकी उस बकरे के नाम जो आज शादी करके हलाल होने वाला है, समीर ने कहा और वो पानी के अंदर डुबकी लगाने लगता है। ये सुनकर पीयूष और अर्जुन हंसने लगते हैं। ये दूसरी डुबकी उस यूआईटी कॉलेज की प्रेम कहानी के नाम जो आज खत्म होने वाली है, इतना कहकर समीर फिर दूसरी डुबकी लगाता है। और अब एक तीसरी और आखिरी डुबकी अपनी दोस्ती के नाम। समीर जैसे ये कहता है वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, एक साथ पानी में डुबकी लगाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों पानी में से बाहर निकलते हैं और एक साथ कहते हैं, भाड़ में गया उस बेवफा का प्यार, सबसे प्यारा है अपना यार। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। समीर चुपके से अर्जुन को आंख मारता है और अर्जुन समीर का इशारा समझ जाता है। चल पीयूष एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता है, समीर ने कहा। हाँ क्यों नहीं, शायद तू भूल गया कॉलेज में मैं स्विमिंग कंपटीशन का विनर रह चुका हूँ, पीयूष ने कहा। इतना सुनकर समीर और अर्जुन हंसने लगते हैं और अर्जुन कहता है, हाँ पता है कैसे विनर बना था, मोटे तेरे वेट का कोई इंसान आया ही नहीं था। ओ चल रहने दे, अगर आता भी तो मैं उसे हरा देता। चल देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समीर ने कहा। तुम दोनों डुबकी लगाओ और मैं देखता हूँ कि किसने ज्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोकी, अर्जुन ने कहा। ठीक है पर मैं कह देता हूँ कोई चीटिंग नहीं करेगा, पीयूष ने कहा। हाँ भाई कोई चीटिंग नहीं, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम थोड़ी ना है, इतना कहकर समीर हंसने लगता है। तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ, 1 2 3। अर्जुन जैसे 3 बोलता है, पीयूष और समीर पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं। पीयूष और समीर करीब 1 मिनट से पानी के अंदर थे। तभी अर्जुन पीयूष के पीछे जाता है और अपना हाथ पानी के अंदर डाल देता है और धीरे से पीयूष के पैर को पकड़ लेता है। अर्जुन जैसे ही पीयूष का पैर पकड़ता है, पीयूष को डर लगने लगता है और वो सोचता है, ये पानी के अंदर किसने मेरा पैर पकड़ लिया। वो झट से तेजी के साथ पानी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है, बचाओ बचाओ, पानी के अंदर कोई है, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पीयूष की आवाज सुनकर समीर भी पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या हुआ भाई। पीयूष हकलाते हुए कहता है, वो पानी के अंदर कुछ है जिसने मेरा पैर पकड़ रखा है। चल झूठे, हारने के डर से कुछ भी बोल रहा है, समीर ने कहा। नहीं भाई सच कहता हूँ, मम्मी कसम, पीयूष ने अपने हाथ से गले की चिमटी पकड़ते हुए कहा। पीयूष का मासूम सा चेहरा देखकर अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। अर्जुन को हंसता हुआ देख समीर भी हंसने लगता है। दोनों को एक साथ हंसते हुए देख पीयूष समझ जाता है ये सब किसकी करामात है। पीयूष कहने लगता है कि तुम्हारी सालों मेरी जान ही निकाल दी तुम दोनों ने तो। मोटे फिक्र मत कर, तेरी इतनी जल्दी जान नहीं निकलने वाली, हम लोग हैं ना अभी, समीर ने कहा। चलो यार बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, रुद्र हमारा इंतजार कर रहा होगा, अर्जुन ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, समीर ने कहा। समीर और अर्जुन तालाब से बाहर जाने लगते हैं। तभी सिर्फ पीयूष को एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, पीयूष पीयूष। जब पीयूष पीछे मुड़कर देखता है तो सिवाय उसे उसके पीछे की पहाड़ी के और कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगता है कि मुझे कौन आवाज दे रहा था, फिर उसे लगता है शायद ये उसका वहम है। पीयूष जैसे कि तालाब से बाहर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसको ऐसा मालूम होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका पैर पीछे से पकड़ लिया हो। पीयूष हंसते हुए कहता है, अब मैं नहीं फंसने वाला दोबारा तुम दोनों के जाल में। यदि एक जादूगर एक ही जादू बार बार दिखाता है तो वो जादू जादू नहीं रहता बल्कि तमाशा बन जाता है। तभी पीयूष को अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, ओ मोटे और कितना टाइम लगेगा तुझे, जल्दी आ। और वहाँ अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है। अर्जुन की आवाज पीयूष को ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे उसके पीछे से नहीं बल्कि बहुत दूर से आ रही हो। अर्जुन की आवाज सुनकर पीयूष झट से पीछे मुड़ता है और देखता है कि अर्जुन और समीर तो तालाब के अंदर थे ही नहीं। अर्जुन तो तालाब के बाहर था और कपड़े पहन रहा था और समीर भी उसी के बगल में खड़ा था और बिना कपड़े पहने ही अपने कैमरे में कुछ कर रहा था। पीयूष सोच में पड़ जाता है कि यदि अर्जुन और समीर पानी के अंदर नहीं है तो उसका पैर फिर किसने पकड़ के रखा है।
पीयूष अपना पैर पानी के अंदर से हटाने लगता है। वो अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा था। उसे डर लगने लगता है और वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुसने लगता है और देखने लगता है कि उसका पैर किसने पकड़ रखा है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो देखता है कि पानी के अंदर कोई नहीं था, पर उसके बाएं पैर पर किसी के हाथ के निशान छप गए थे, ऐसे जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। ये देखकर पीयूष डर जाता है और वो वापस ऊपर जाने लगता है। पर वो जब वापस अपना सिर पानी से बाहर निकालने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पानी के अंदर डुबा रहा हो। पीयूष की सांसें फूलने लगती हैं। वो बहुत कोशिश कर रहा था पानी के अंदर से बाहर निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों हाथों से उसके सिर के पानी के अंदर धकेल रहा हो और डुबाकर मार देना चाहता हो। पीयूष के मुंह से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। तभी ऊपर से पानी के अंदर 2 हाथ आते हैं और पीयूष को पानी के लिए बाहर खींचने लगते हैं। पीयूष जब पानी के बाहर निकलता है तो देखता है कि उसको समीर ने पानी से बाहर निकाला था। तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी देर पानी के अंदर क्या कर रहा था? यदि अभी मैं नहीं आता तो मर जाता साले। वो तो अच्छा हुआ कि अर्जुन ने देख लिया तुझे, समीर ने पीयूष पर चिल्लाते हुए कहा। पीयूष हकलाते हुए कहता है, भाई वो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था और कोई मुझे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। अगर तू नहीं आता तो मेरी तो जान ही चली जाती। क्या नाप शनाप बग रहा है बे? भाई मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब छोड़, पहले पानी से बाहर निकल। यदि ज्यादा देर पानी में रहा तो ठंड लग जाएगी। समीर और पीयूष पानी के बाहर जाने लगते हैं। पीयूष और समीर तालाब के बाहर निकल जाते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। अब बता भाई हुआ क्या था? अर्जुन पीयूष से पूछता है। पीयूष अर्जुन को पूरा किस्सा सुनाता है। पूरी बात सुनकर अर्जुन कहता है, सच? यदि तुझे यकीन नहीं है तो रुक, तुझे अभी वो हाथ का निशान दिखाता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपनी पैंट के पांव ऊपर चढ़ाने लगता है। अर्जुन और समीर पीयूष के पैर को देखकर हैरान हो जाते हैं। जब अर्जुन और समीर पीयूष के पैर को देखते हैं तो दोनों गंदा सा मुंह बना लेते हैं और एक साथ कहते हैं, छी कितना गंदा पैर है तेरा, बाल ही बाल है, मोटे कम से कम वैक्स तो करा लिया कर। पीयूष अपने पैर को देखने लगता है और सोचने लगता है, पानी के अंदर बाएं पैर पर जो हाथ का निशान मैंने देखा था वो कहाँ चला गया। यार भाई मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से पानी के अंदर वो निशान देखा था। पीयूष ने कहा, मोटे तुझे बिन पिए ही नशा हो गया, रात में पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। समीर ने कहा, चल अब चलें, काफी देर हो गई है। अर्जुन ने कहा। वो तीनों अपनी जगह से उठते हैं और तालाब से हवेली की तरफ जाने लगते हैं। रुद्र नहा धोकर तैयार होकर हवेली के बाहर खड़ा था। जैसे ही उसे समीर, पीयूष और अर्जुन आते हुए दिखते हैं, उनसे पूछता है, कहाँ गए थे तुम तीनों बिना बताए? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मेरा क्या हाल हो गया था? यार हम बस वो नहाने चले गए थे तालाब पर, समीर ने कहा। तालाब पर? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। तभी वहां पर अनन्या और तन्वी आ जाती हैं। उन दोनों ने भी नहा लिया था और तैयारी हो गई थी। कहाँ चले गए थे तुम तीनों? कब से हम लोग खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करें? अनन्या ने कहा। यार कहीं नहीं, बस यहीं थे, समीर ने कहा। अनन्या नोटिस करती है कि पीयूष को चुप चुप है। वो पीयूष की ओर उंगली करते हुए कहती है, ये मोटे को क्या हुआ, इतना चुप चुप क्यों है? समीर हंसते हुए कहता, मैं बताऊं? नहीं रहने देना भाई। पीयूष ने कहा, नहीं मैं तो बताऊंगा। बताना जल्दी बता। अनन्या ने उत्साहित होते हुए पूछा, पता है तालाब के अंदर भाई साहब को किसी ने पैर पकड़ लिए थे। क्या? रुद्र ने चौंकते हुए पूछा। हाँ भाई, समीर ने कहा। अनन्या हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ पैर ही पकड़ा, कुछ और नहीं पकड़ा, वरना हमारा पीयूष तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। अनन्या की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सब हंसने लगते हैं। सभी लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर रुद्र की चाची की बेटी स्वाति आ जाती है और कहती है, रुद्र भैया मम्मी सबको खाना खाने के लिए बुला रही हैं, जल्दी चलिए। हाँ तुम चलो स्वाति, हम आते हैं। चलो जल्दी चलो भाई, चाची ने खाने के लिए बुलाया है, वरना नाराज हो जाएंगी। सभी लोग हवेली के अंदर जाने लगते हैं। रात हो गई थी और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई थी। पूरी हवेली को लाइटिंग से सजाया गया था जो बहुत सुंदर लग रहा था। गार्डन में लगे पेड़ पौधों को हरी वाली लाइट से सजाया गया था। मंडप बाहर ही लगा था और उस पर गोल्डन लाइट लगाई हुई थी। मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। समीर, पीयूष और अर्जुन रुद्र के कमरे में तैयार हो रहे थे। रुद्र तैयार हो गया था पर पीयूष अभी तक तैयार नहीं हुआ था। अबे मोटे कितना टाइम लगाएगा? शादी रुद्र की है, तेरी नहीं। देख रुद्र तुझसे पहले तैयार हो गया है, समीर ने कहा। अरे तो वो क्या करेगा अब तैयार होकर, वैसे भी यार शादी होने वाली है उसकी। अब से वो आदमी बन जाएगा और हम तो कुंवारे हैं ना, तो कोई ना कोई कुंवारी लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। आज क्या कहा? आज से मैं आदमी बनने वाला हूँ, रुद्र ने पीयूष के पेट में मजाक में मुक्का मारते हुए कहा। तूने पेट देखा है अपना? अपने आदमियों की तरह तो तेरा पेट निकला है मोटे, चल रहने दे, पीयूष ने कहा।
रुद्र ने नीले रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था और वो उस पर बहुत जच रहा था। रुद्र ने अभी सेरा नहीं बांधा था क्योंकि रस्म के अनुसार वो दूल्हे की माँ बांधती है। रुद्र बेटा कितना वक्त और लगेगा? रुद्र की माँ की नीचे से आवाज आती है। बस 2 मिनट माँ, अभी आया, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। सुनो माँ, मुझे नीचे रस्मों के लिए बुला रही हैं, मैं जाता हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा और वो वहां से जाने लगा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र जल्दी जल्दी में अपने कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है हड़बड़ाहट में तन्वी से जाकर टकरा जाता है। अचानक रुद्र के सामने आ जाने के कारण तन्वी जमीन पर गिरने लगती है। तभी रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था और गले में सफेद रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। माथे पर छोटी सी काले रंग की बिंदी थी। आंखों में सुरमा और कानों में छोटे छोटे काले रंग के बुंदे थे। हाथों में सफेद और काले रंग की चूड़ियां। तन्वी स्वर्ग किसी की अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद काली घटाओं में छिप रहा हो। तन्वी ने ठीक वैसा ही मेकअप किया था जब उसने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी के दिन किया था। रुद्र तन्वी की आंखों में देखता है और देखते ही देखते अपने कॉलेज के दिनों में खो जाता है। उसको याद आता है भोपाल के नेहरू नगर का गोल्डन ट्रीट होटल, जहां पर उसके सीनियर्स ने उन्हें फ्रेशर्स पार्टी दी थी और जाने अनजाने में उसे तन्वी के करीब ला दिया था। उस वक्त सीनियर्स जूनियर्स को टास्क दे रहे थे। सब जूनियर्स को टास्क देकर हो गए थे और अब बस तन्वी और रुद्र बचे थे। सीनियर्स भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से तो आखिर में बस 2 लड़के बचने चाहिए थे। पर फिर उन्हें पता चलता है कि लिस्ट में जो आने वाले थे उसमें एक लड़का नहीं आया था, बल्कि एक लड़की ज्यादा आ गई थी। स्टेज पर रुद्र और तन्वी खड़े थे। स्टेज को दिल के शेप के लाल और सफेद गुब्बारों से सजाया गया था। स्टेज के बगल में ही डीजे वाला था, जो जब किसी का टास्क चल रहा होता तो गाना बजाया जाया करता था। रुद्र ने सफेद रंग का शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और गले में ब्लैक पोनी टाई लगाई हुई थी, जो कि पार्टी का ड्रेस कोड था। सभी जूनियर लड़के वही ड्रेस कोड में आए थे। तन्वी ने नीले रंग की बारबी वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, क्योंकि सीनियर्स गर्ल्स का यह आदेश था कोई भी जूनियर लड़की वेस्टर्न या जीन्स टॉप पहनकर नहीं आएगी, सब ट्रेडिशनल में ही आएंगी। क्या नाम है आपका? एक सीनियर लड़की ने प्यार से तन्वी से पूछा। जी तन्वी सर। और तेरा नाम क्या है? उसी सीनियर लड़के ने रुद्र से पूछा। जी सर रुद्र। तो देखा भाई लोग, तुम दोनों का टास्क कुछ इस प्रकार है। तुम दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करना है, पर इसमें कुछ बदलाव हैं और वो ये हैं कि तन्वी जो है वो लड़का बनेगी और रुद्र तुम जो हो तुम्हें लड़की बनना है, उसी सीनियर लड़के ने कहा। सब सीनियर्स ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तन्वी और रुद्र घबराने लगते हैं। तन्वी तुम्हें कोशिश करनी है रुद्र से हाँ बुलवाने की, और रुद्र तुम्हें हाँ नहीं बोलना है, सख्त बनना है, ठीक है? एक सीनियर लड़की ने कहा। जी मैम ठीक है, रुद्र और तन्वी दोनों ने एक साथ कहा। एक सीनियर लड़का रुद्र को एक दुपट्टा ला कर देता है और कहता है चल अब ओढ़ ले इसे और बचा ले अपनी लाज। रुद्र चुपचाप वो दुपट्टा ओढ़ लेता है, क्योंकि उसे पता था कि सीनियर को मना करने का क्या नतीजा होता है। पूरे 4 साल कॉलेज आपके लिए जेल बन जाती है। ना ही नोटिस मिलते हैं, ना ही किसी सीनियर का सपोर्ट होता है। सुनिए, तन्वी प्यार से रुद्र से बोलती है। रुद्र कुछ जवाब नहीं देता। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तन्वी ने कहा। तभी एक सीनियर लड़की कहती है, ओ मैडम फिल्में नहीं देखती क्या? ऐसे कोई डायरेक्ट प्रपोज करता है क्या? थोड़ा सा प्यार से बोलो, थोड़े रोमांटिक बनो। मम्मी पापा ने क्या गुस्से से पैदा किया था क्या तुम्हें? उस लड़की की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और तन्वी के हाथ और कंपकपाने लगते हैं। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अरे ओ मैडम, तुझे प्रपोज करना बोला था, तू तो सीधे शादी पर ही आ पहुंची। बड़ी जल्दी लगता है तुझे सुहागरात की, उसी सीनियर लड़की ने कहा। तन्वी कपकपाते हुए फिर से बोलती है, आई लव यू, पर उधर कुछ जवाब नहीं देता। सभी सीनियर्स का मूड ऑफ हो जाता है और वो एक दूसरे से कहते हैं, ये बोर कर रही है यार, इसको हटाओ। हाँ यार, इससे नहीं हो पाएगा। तभी एक सीनियर लड़का कहता है, रुद्र अब तू वापस से लड़का बन जा और तन्वी तुम वापस से लड़की बन जाओ। अब रुद्र तुझे प्रपोज करना है तन्वी को, और सुन ले रुद्र, पूरी फीलिंग के साथ होना चाहिए और मैं एक ही बार कराऊंगा। यदि हमें मजा नहीं आया तो तू जानता है तेरी कैसे रैगिंग होगी। इतना कहकर वो सीनियर रुद्र के हाथों में गुलाब दे देता है और कहता है, चल अब शुरू हो जा। रुद्र अपने सिर पर से दुपट्टा हटाता है और उसे जमीन पर रख देता है। रुद्र अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और तन्वी की आंखों में देखने लगता है। डीजे वाला स्लो साउंड में कबीर सिंह मूवी का मेरी राह तेरे तक है, तुझ पर ही तो मेरा हक है की ट्यून बजाने लगता है। रुद्र तन्वी की आंखों में देखते हुए कहता है, वो सारी बातें जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, इस डर से कि कहीं दोस्ती न टूट जाए हमारी, पर ये सब जानते हुए भी मैं आज तुमसे वो सारी बातें कहूंगा, चाहे उसके बाद तुम मेरा दिल ही क्यों ना तोड़ दो। कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखना मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी राहगीर को उसकी मंजिल मिल गई हो, जैसे भंवरे को कोई खिलता हुआ फूल मिल गया हो, जैसे अंधेरी रात को चांद का नूर मिल गया हो, जैसे भटकती हुई रूह को उसका जिस्म मिल गया हो जिसमें वो समाना चाहता हो।
कॉलेज की कैंटीन में चुपके चुपके तुमको देखना और तुम्हारे देखते ही वाटर कूलर के पीछे छुप जाना कुछ ऐसा था जैसे सूरज का बादलों के पीछे छुप जाना और धरती को चुपके चुपके निहारना। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मेरा रोज कॉलेज आना ठीक ऐसा था जैसे किसी पुजारी का रोज मंदिर आना। तुम्हारे सामने तुमसे कभी बात ना करना और आईने के सामने जाकर हर वक्त खुद से तुम्हारी बातें करना ऐसा था जैसे किसी कवि का कविता लिखते वक्त रात को उसकी कविताएं से बातें करना। मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे सारे ख्वाब जो तुमने अपने लिए देखे हैं, जिसमें भले ही मैं नहीं पर उन ख्वाबों को सच करने का जरिया बनना चाहता हूं मैं, उन्हें हकीकत में तब्दील करना चाहता हूं मैं, तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में भरना चाहता हूं मैं, तुम्हारे चेहरे का नजर का टीका बनना चाहता हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी का किरदार बनना चाहता हूं मैं। बोलो क्या तुम मेरी जिंदगी का किरदार बनोगी? बोलो तन्वी, क्या तुम मेरी जिंदगी का किरदार बनोगी? तन्वी रुद्र की बातें सुनकर एकदम चुप हो जाती है। रुद्र की दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं और तन्वी की सांसें ऊपर नीचे चलने लगती हैं। गाने की ट्यून बजते बजते अपने आप रुक जाती है जैसे वो भी तन्वी का जवाब सुनना चाहती हो। वहां पर जितने भी सीनियर जूनियर थे सब चुपचाप थे, सब जानना चाहते थे कि तन्वी रुद्र को क्या जवाब देती है। अनन्या, अर्जुन, पीयूष और समीर सभी की निगाहें तन्वी के ऊपर जमी हुई थी।